जीएसटी जब स्टार्टिंग में आया था तो उसकी रिटर्न फाइलिंग काफ़ी सिंपल हुआ करती थी, बट आज की डेट में जीएसटी के अंदर डेली नए नए चेंजेस, डेली अपडेट्स आते हैं। कभी कोई रिटर्न आती है और कभी डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। बहुत सारे नए नए चैलेंजेस जीएसटी रिटर्न के अंदर आ गए हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में डिटेल में समझने वाले हैं एक रेगुलर टैक्स पेयर को कौन कौन सी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी है, किस तरीके से वो रिटर्न फाइल की जाती है, चाहे एक्सेल से कैसे फाइल होगी, ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे फाइल होगी, ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है, टैली से जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इन सभी बातों पर प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे एंड आपको एक्चुअल डेटा के साथ में मैं दिखाने वाला हूं किस तरीके से जीएसटी की रिटर्न आपको फाइल करनी है। विदाउट एनी फर्दर डू स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआई, टीडीएस को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं, और भी काफी सारे एग्जांपल हमने अपने कोर्सेज में कवर किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए सर, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। एंड मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा और एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा जीएसटी की रिटर्न फाइल करना एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। ना पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, जीएसटी में ना काफी टाइप के टैक्स पेयर होते हैं। एक कंपोजिट सप्लायर भी होता है, तो कंपोजिशन स्कीम में अगर ऑप्ट किया हुआ है आपने तो आपके लिए ये रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 90% ऑफ द सप्लायर जो है वो रेगुलर सप्लायर ही होते हैं, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं। एंड उस केस में आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी होती है। सो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 के बेसिक्स बताऊंगा, फिर जीएसटीआर 3B के बेसिक्स, 9 और 9C आज के सेशन में हम डिटेल में नहीं समझेंगे, बट एक ओवरव्यू आपको जरूर दे दूंगा। जीएसटीआर 2A और 2B का भी ओवरव्यू आपको दे दूंगा, इसको हम 2A और 2B को डिटेल में भी समझने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहली रिटर्न से, जो कि एक रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करनी होती है, वो होती है जीएसटीआर 1। आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो रिटर्न होती है वो जीएसटीआर 1 सबसे पहले आपकी फाइल की जाती है। इसकी जो फाइलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जीएसटीआर 1 को फाइल करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस तरीके से होती है। बेसिकली जीएसटी के अंदर दो स्कीम होती हैं एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए, एक होती है नॉर्मल स्कीम, एक होती है क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम कौन सा पर्सन ऑप्ट कर सकता है, तो अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। एंड उस केस में आपके लिए जीएसटीआर 1 फाइल करने की जो ड्यू डेट रहेगी वो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अप्रैल 2024 की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो उसके लिए ड्यू डेट आपकी होगी 11th ऑफ मई 2024। दूसरी तरफ अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है, 5 करोड़ के अंदर अगर आपकी टर्नओवर है, उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। किस तरीके से क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करना है वो जब मैं प्रैक्टिकल थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, वहां बता दूंगा कैसे आपको क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना होता है। लेकिन उसके लिए टर्नओवर लिमिट आपको चेक करनी है। टर्नओवर लिमिट अगर 5 करोड़ तक है तभी आप एलिजिबल हो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए। तो अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं करते, इसका मतलब आप नॉर्मल मंथली रिटर्न अपनी फाइल करेंगे, उस केस में आपकी ड्यू डेट 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम, इसका मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट बोलती है आपको कि आप अपनी जो रिटर्न्स फाइल करोगे जीएसटी की वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर दो, लेकिन उसकी पेमेंट मंथली कर देना। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल जब आपको बताऊंगा तब मैं डिटेल में समझा दूंगा क्यूआरएमपी स्कीम एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है। तो अगर आप उसको ऑप्ट कर लेते हो, आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है एंड आप क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट कर लेते हो, अब आपको क्वार्टरली रिटर्न अपनी फाइल करनी है। नाउ यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहां पर आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाता है, जीएसटीआर 1 का एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आईएफएफ। आपने सुना भी होगा आईएफएफ। आईएफएफ फाइल जो है वो आप यहां पर कर सकते हो। कब कर सकते हो, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, इन दैट केस आप यहां पर आईएफएफ फाइल कर सकते हो। लेकिन आईएफएफ आप कौन से मंथ में फाइल करोगे, क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में एंड क्वार्टर के सेकंड मंथ में आप आईएफएफ फाइल कर सकते हो। अब गवर्नमेंट आईएफएफ लेकर के क्यों आई, ये चीज मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा जब आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग सिखाऊंगा और 2B के बारे में जब समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा आईएफएफ का ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का। आज मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा रहा हूं जीएसटी का, किस तरीके से जीएसटी जो है वो काम करता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आप जा रहे हो तो फर्स्ट क्वार्टर में
एंड सेकेंड क्वार्टर में आपके पास ऑप्शन है आईएफएफ फाइल करने का, और आईएफएफ फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी। गवर्नमेंट ने बोला 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आप कर सकते हो। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा रहे हो, आईएफएफ फाइल करना चाहते हो, तो आप 11 की जगह 13th तक कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जहां पर एक टैक्स पेयर अप्रैल की जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहता है, मतलब वो मंथली फाइलर है, तो उस सिनेरियो में उसको 11 मई तक फाइल करनी थी अपनी जीएसटीआर 1। लेकिन अगर एक दूसरा टैक्स पेयर जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की हुई है, तो क्यूआरएमपी वाले में वो फर्स्ट मंथ जो है उसका, यानी अप्रैल मंथ जो है वो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ होता है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, हमसे दीजिए, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं जिसमें आपका अप्रैल, मई और जून आ जाएगा। अप्रैल मंथ की, और ये टैक्स पेयर कौन सा है जिसने आईएफएफ फाइल करनी है, जिसने ऑप्ट किया है क्यूआरएमपी स्कीम को। सो अगर अप्रैल मंथ की उसको आईएफएफ फाइल करनी है तो वो कब तक फाइल कर सकता है, वो फाइल कर सकता है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी 13th मई तक ये वाला जो पर्सन है इसको अपनी आईएफएफ फाइल करनी होगी अप्रैल महीने की। उसके बाद वो अप्रैल महीने की आईएफएफ फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सेकंड मंथ। सेकंड मंथ एग्जांपल ले लीजिए मई मंथ। क्वार्टर का सेकंड मंथ की मैं बात कर रहा हूं, क्वार्टर के सेकंड मंथ की बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वार्टर का सेकंड मंथ फाइनेंशियल ईयर होता है, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई और जून है, वो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूं। सेकंड मंथ जो क्वार्टर का है वो मई के लिए ड्यू डेट क्या होगी, 13th ऑफ जून तक आपको फाइल करना है। यानी गवर्नमेंट ने 2 दिन का एक्सटेंशन दे दिया उन पर्सन को जिनको आईएफएफ फाइल करनी होती है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आएगा कि सर मैंने अप्रैल में मेरे कुछ इनवॉइसेस थे, अप्रैल में मैंने सेल की, लेकिन मैं अप्रैल की आईएफएफ फाइल करना भूल गया। तो अप्रैल की अगर आप आईएफएफ फाइल करना भूल गए तो वो इनवॉइसेस क्या आप मई के आईएफएफ में डाल सकते हो? आंसर इज यस, आप डाल सकते हो। ठीक है, सो मई वाले आईएफएफ में भी आप उसको डाल सकते हो। एक और क्वेश्चन आएगा, सर मैंने तो आईएफएफ फाइल ही नहीं की अप्रैल, मैं क्यूआरएमपी में मैंने ऑप्ट कर लिया, ना ही मैंने अप्रैल में आईएफएफ फाइल की, ना ही मई में आईएफएफ फाइल की, तो थर्ड मंथ में फिर आप आईएफएफ फाइल नहीं करोगे। जो क्वार्टर का थर्ड मंथ होगा, यानी अप्रैल, मई और जून की अगर बात करें तो जो जून मंथ होगा, जून मंथ की फिर आप आईएफएफ फाइल नहीं करोगे, जून मंथ की आप जीएसटीआर 1 ही फाइल करोगे। इवन दो आप क्यूआरएमपी में हो, आपको जून मंथ में जीएसटीआर 1 ही फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन आपने क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की थी तो आपको एक छोटा सा बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए जो ड्यू डेट रहेगी दैट वुड बी 13th एंड नॉट 11th। यानी अगर एक रेगुलर टैक्स पेयर जो मंथली अपनी रिटर्न फाइल करता है उसको अगर जून मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो उसके लिए ड्यू डेट रहेगी 11th जुलाई। लेकिन दूसरी तरफ एक टैक्स पेयर जिसने क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है एंड उसको अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो उसके लिए ड्यू डेट रहेगी 13th जुलाई। ठीक है, तो 2 दिन का एक्सटेंशन आपको जीएसटीआर 1 के अंदर भी दे दिया है यहां पर गवर्नमेंट ने। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, मान लीजिए आपने अप्रैल की भी फर्स्ट मंथ की भी आईएफएफ फाइल कर दी, सेकंड मंथ की भी आईएफएफ फाइल कर दी, उसके बाद आप थर्ड मंथ जो है उसकी जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए जा रहे हो, तो माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या जो इनवॉइसेस मैंने आईएफएफ में डाल दिए क्या दोबारा से रिपोर्ट करने की जरूरत है जीएसटीआर 1 में जो मैं फाइल करूंगा? आंसर इज नो, आपको दोबारा से जीएसटीआर 1 में उनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो क्या सर मुझे उस पर टैक्स नहीं पे करना? टैक्स आपको बिल्कुल पे करना पड़ेगा। जब आप 3B फाइल करोगे तो 3B में आपका टोटल अमाउंट आएगा, लेकिन R1 के अंदर आपको दोबारा से उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही बारीक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा कहीं पर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, उसके बाद बारी आती है सर कि हम तो अपनी रिटर्न फाइल करना है भूल गए या टाइम से फाइल नहीं करी हमने अपनी जीएसटीआर 1। मैंने आपको अभी एक डेट बताई थी, अगर आप मंथली हैं तो 11th है, अगर आप क्वार्टरली हैं तो 13th तक आपको फाइल करनी है अपनी जीएसटीआर 1। तो सर लेट फीस किस तरीके से लगेगी? पहली चीज आप नोट कर लीजिए, आईएफएफ के ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है और आईएफएफ जो है वो एक ऑप्शनल रिटर्न है।
इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, आईएफएफ जो है, आईएफएफ इज एन ऑप्शनल रिटर्न। ऑप्शनल रिटर्न इसका मतलब वो मैंडेटरी रिटर्न नहीं है, एंड इस पर नो लेट फीस। आईएफएफ अगर आप नहीं भी फाइल करोगे तो कोई लेट फीस आपको नहीं लगेगी वहां पर। लेकिन अगर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करोगे, क्या सर तब लगेगी लेट फीस या नहीं? अब सुन लीजिए, पोर्टल जीएसटीआर 1 के ऊपर ऑटोमेटिकली कोई भी लेट फीस नहीं लगाता, लेकिन एज पर लॉ आपके ऊपर लेट फीस लगाई जा सकती है। तो वही नोट मैंने यहां पर दिया हुआ है कि पोर्टल नॉट कैलकुलेटिंग द लेट फीस ऑटोमेटिकली ऑन जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 पे पोर्टल ऑटोमेटिकली लेट फीस कैलकुलेट नहीं करता है। हाउएवर डिपार्टमेंट जो आपको नोटिस इशू कर सकता है और मैन्युअली नोटिस इशू किया जाएगा, जहां पर आपसे लेट फीस भी मांगी जाएगी। और इसकी वजह से आईटीसी भी, दूसरी पार्टी को जो आपका रिसिपेंट है उसको आईटीसी भी नहीं मिल पाएगा टाइम से। तो ये 2 दिक्कतें आएंगी अगर आप जीएसटीआर 1 को लेट फाइल करते हैं तो। ठीक है, ओके सर, ये तो कुछ बेसिक्स थे जीएसटीआर 1 के जो भी मैंने समझाया। सर पोर्टल पर जाके सीधा सिखा दो ना, नहीं सिखा सकता। जब तक ये बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे ना, पोर्टल पे जाके काम करोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ और गलती 100% हो जाएगी। आज की डेट में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है पोर्टल के ऊपर, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, क्यूआरएमपी स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, क्या आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट की है या नहीं की है, मंथली के लिए ड्यू डेट क्या है, क्वार्टरली के लिए ड्यू डेट क्या है, ये सब चीजें जरूरी है आपको पता होना, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी आपको काम करना है पोर्टल के ऊपर, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आइए सर, जीएसटीआर 1 समझ गए आप। जीएसटीआर 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई, सिंपली बोले तो सेल्स के लिए रिटर्न होती है। वैसे सेल का मतलब कुछ और होता है, सप्लाई का मतलब कुछ और होता है, बट आप जनरल टर्म्स में समझ लीजिए कि सेल और सप्लाई जो है वो आपको जीएसटीआर 1 में शो करनी होती है। जी सर, नेक्स्ट रिटर्न आती है आपकी जीएसटीआर 3B। इसके कुछ बेसिक समझेंगे आप। इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है आउटवर्ड सप्लाई, आपको इसके अंदर शो करनी होती है। सर आउटवर्ड सप्लाई तो हमने R1 पे भी शो करी, दोबारा से आपको जीएसटीआर 3B में यहां पे इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग नहीं होती, कंसोलिडेट बेसिस पर होती है। जीएसटीआर 1 में जो रिपोर्टिंग होती है या आईएफएफ में जो रिपोर्टिंग होती है वो इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। जैसे आपके 200 इनवॉइसेस हैं तो आपको 200 इनवॉइसेस की डिटेल एक एक करके देनी होगी जीएसटीआर 1 में। लेकिन 3B में जो आउटवर्ड सप्लाई है यहां पर एक एक करके डिटेल नहीं देनी होती। 3B में जो डिटेल जाती है जो आउटवर्ड सप्लाई की, वो कंसोलिडेट बेसिस पर, कंसोलिडेट बेसिस पर जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है आईटीसी क्लेम करते हैं आप जीएसटीआर 3B में। अब सर ये आईटीसी क्या होता है? देखो जीएसटी में जब भी आप कोई, जैसे आप माल अगर कोई बेच रहे हो तो उस पर जीएसटी लगा के देते हो, तो अगर आप कोई माल परचेज करते हो उस पर अगर जीएसटी लग के आता है तो रेगुलर स्कीम में यही तो बेनिफिट है कि आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। कंपोजिशन स्कीम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन रेगुलर स्कीम के अंदर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा नहीं है कि आप सारे इनवॉइसेस का क्लेम कर सकते हो, उन्हीं इनवॉइसेस का क्लेम करोगे जो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो रहे हैं। अब जीएसटीआर 2B क्या होती है और कैसे उससे इनवॉइस आता है उसको थोड़ी देर में समझेंगे हम। अभी आप इतना समझ लीजिए कि दूसरा काम आपका 3B के अंदर होता है आईटीसी क्लेम करने का। क्लेम करने के बाद आप आईटीसी रिवर्स भी हो सकता है करना पड़े। काफ़ी सारा आईटीसी ऐसा होता है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते, जैसे आपने कोई मोटर कार खरीदी, कोई फूड एंड बीवरेज के बिल होते हैं आपके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए आपने जीएसटी नंबर से बिल कटवा लिया लेकिन उसका यूज पर्सनल पर्पस से किया आपने, वो सारा आईटीसी आपको रिवर्स भी करना होता है। वो रिवर्सल कहाँ किया जाता है? वो भी 3B के अंदर किया जाता है। उसके बाद बारी आती है आईटीसी यूटिलाइज करने की। यूटिलाइज भी इसमें ही होता है, और यूटिलाइज करने के बाद जो फाइनल पेमेंट बचती है वो भी आप जीएसटीआर 3B के अंदर ही उसकी पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है कि सर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है जीएसटीआर 3B की। तो जीएसटीआर 3B में भी सेम 2 स्कीम चलती हैं, वही वाली R1 के अंदर जो थी वही 3B के अंदर है। अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज है तब तो आपको मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करनी होगी, एंड मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। तो अप्रैल मंथ की ड्यू डेट क्या रहेगी? 20th मई तक रहेगी। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था R1 की ड्यू डेट है मंथली वालों के लिए 11 और 3B की ड्यू डेट है मंथली वालों के लिए 20 तारीख तक, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल मंथ के लिए 20th मई मंथ के लिए 20th जून।
ठीक है। दूसरी तरफ अगर उसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, यानी वो छोटा टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर है, उस केस में उसके पास क्यूआरएमपी स्कीम अवेलेबल है। अगर वो क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करता, देखो क्यूआरएमपी स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, मैंडेटरी नहीं है। आपको अगर जाना है क्यूआरएमपी में, आप एलिजिबल हो तो जा सकते हो, नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं, मंथली आप अपना काम करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो एंड वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी। तो R1 की डेट हमने ऊपर समझ ली थी कैसे एक्सटेंड होती है। 3B जो होती है वो क्वार्टरली जाती है, 3B के अंदर कोई IFF वाला सीन नहीं होता, 3B आपकी क्वार्टरली ही जाएगी। अब 3B की जो ड्यू डेट होती है क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर वो दो होती हैं, एक होती है 22, एक होती है 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ। आपके स्टेट पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी ड्यू डेट रहेगी। अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन दीव, दादर एंड हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, अगर आप इन स्टेट के अंदर फॉल करते हैं, क्यूआरएमपी स्कीम आपने ऑप्ट की हुई है, तो आपके लिए जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट रहेगी वो 22 ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, यानी क्वार्टर, क्योंकि क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली जाएगी ना, तो एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ का मैं टैक्स पेयर हूं, फर्स्ट क्वार्टर की मेरी जीएसटीआर 3B जानी है, यानी अप्रैल से लेकर के जून तक का जो क्वार्टर, जिसको हम Q1 बोलते हैं, इसकी 3B जानी है मेरी क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर। इसके लिए ड्यू डेट क्या होगी? 22 होगी, 22 ऑफ बोलो जुलाई, 22 ऑफ जुलाई जो नेक्स्ट मंथ पड़ेगा, सक्सीडिंग मंथ जो है ना, मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर, तो 22 जुलाई तक आपको फाइल करनी होगी। दूसरी तरफ अगर आप इन स्टेट के अंदर हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो जैसे हम दिल्ली में हैं तो हमारे केस में क्या हो जाएगी ये ड्यू डेट? 24 ऑफ जुलाई हो जाएगी। फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वार्टर की 24 जुलाई हो जाएगी। सर सेकंड क्वार्टर की बता दो, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड क्वार्टर क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो इसका जो नेक्स्ट मंथ है कौन सा? अक्टूबर पड़ेगा, इसकी 24 अक्टूबर तक आपको फाइल करनी है अगर आप दिल्ली इन स्टेट में हो, और 22 तक करनी है अगर आप इस स्टेट में हो। तो इस तरीके से आप खुद मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी जीएसटीआर 3B की अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो। मंथली स्कीम में ये ऑप्शन नहीं मिलता, मंथली स्कीम में तो 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको फाइल करनी होती है जीएसटीआर 3B। अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। सर एक कंसेप्ट तो बन गया कि सर ठीक है ड्यू डेट हमको पता चल गई, अगर ड्यू डेट तक हम अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते तब क्या होगा? तब दिक्कत आएगी। तब आपके ऊपर दो चीजें लगेंगी, एक तो आपको लेट फीस देनी होगी, दूसरा आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो लेट फीस एंड इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट समझ लो सबसे पहले बहुत आसान है। इंटरेस्ट क्यों देना होगा? अरे आपने गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट में डिले कर दिया ना। अगर रिटर्न, देखो एक चीज नोटिस करो, जीएसटी की जो पेमेंट होती है, मैंने आपको बताया तो था, जीएसटी की जो पेमेंट होती है वो जीएसटीआर 3B से होती है, ठीक है। तो जीएसटीआर 3B अगर आपकी लेट हो रही है, इसका मतलब आपने टैक्स की पेमेंट भी लेट करी है, एंड वहां पे आपको 18% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज, जितने डेज आपने डिले किए उस हिसाब से आप करेंगे। जैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी मान लो बनती है 1 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनती है जो कि आपने लेट पे की है, तो इसको आप 18% के हिसाब से निकालेंगे। 18% पर एनम का हो गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। मान लीजिए आपने 15 डेज का डिले कर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 365, जो भी आपका नंबर आएगा इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी तरफ हमारा लेट फीस भी लगेगी। इंटरेस्ट आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना होगा। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ये मैन्युअली कैलकुलेट होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करेगा आपका इंटरेस्ट। लेकिन लेट फीस जो होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो जो आपकी ये लेट फीस रहेगी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। अब लेट फीस सर लगती कितनी है वो भी बताओ। देखो अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है, कोई टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है, तो 20 रुपीज पर डे के हिसाब से आपकी निकाली जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी है? 500 पर रिटर्न, और पर मंथ। पर रिटर्न का मतलब पर मंथ हो गया, अगर आप मंथली हैं तो
मंथली क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, इसीलिए यहाँ पर मंथली और क्वार्टरली नहीं लिखा हुआ, वर्डिंग जो यूज़ की गई, क्योंकि GSTR 3B तो दो ऑप्शन है ना, आप मंथली भी फाइल कर सकते हो, आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो अगर आप QRMP स्कीम हो। तो जितनी रिटर्न आपकी फाइल होंगी 500 रुपीज़ मैक्सिमम लगेगा आपका पर रिटर्न का, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 डेज़ का डिले किया, आपकी नील रिटर्न फाइल होनी थी, आपने 10 डेज़ का डिले किया, तो आपके ऊपर कितनी लेट फीस लगेगी? 20 रुपीज़ की टोटल लेट फीस आपको देनी होगी। टोटल लेट फीस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय कितने 10 डेज आप डिले किया है तो 200 रुपीज़ की लगेगी। अगर यहाँ पर आप 50 डे का डिले हो जाता है, 50 डे का अगर डिले हो गया तो आपका कितने डेज के 20 के हिसाब से यहाँ पर लगेगा, तो आपकी आ जाएगा 1000। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 500 रुपीज़, तो 1000 की फीस नहीं लगेगी। यहाँ पर आपकी फीस जो लगेगी, मैक्सिमम जो सीलिंग है वो 500 लगेगी, लेकिन वो ओनली अप्लाई होती है नील टैक्स लायबिलिटी वाले केस में। ठीक है सर, चलिए मूविंग फर्दर, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तब लेट फीस कितनी रहेगी? तब आपकी 50 रुपये पर डे के, और ये मैं आज की लेट फीस बता रहा हूँ, गूगल पे जाकर के मत चेक करना, गूगल पे पुराना आर्टिकल मिल जाएगा, पहले रेट्स ये अलग हो सकते हैं, उसकी लिमिट्स अलग हो सकती हैं। जो आज की डेट में अपडेटेड लेट फीस है वो आपको समझा रहा हूँ। 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस लगेगी यहाँ पर। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है यहाँ पर? वो टर्नओवर के बेस पे डिसाइड होता है। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है, उस केस में आपकी 200 रुपीज़ मैक्सिमम लेट फीस रहेगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 से 5 CR है तो 5000 रुपी मैक्सिमम लेट फीस आपको देनी है। एंड लास्टली अगर अबव 5 करोड़ रुपीज़ है, 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा आपकी टर्नओवर है तो 10,000 रुपीज़ पर रिटर्न आपकी लेट फीस लगाई जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। ठीक है, सो लेट फाइलिंग के केस में GSTR 3B में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है सर, और ये लेट फीस वैसे आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। अच्छा, एक मैं क्लैरिफिकेशन और दे देता हूं, लेट फीस के अंदर एक क्वेरी और आती है, ये आपकी ना नेक्स्ट मंथ में जाके ऐड होती है, नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। जैसे कि लेट सपोज अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल मंथ में आप कौन सी रिटर्न फाइल करोगे? मार्च मंथ की रिटर्न फाइल करोगे। मार्च मंथ की रिटर्न आपने डिले कर दी, मार्च मंथ के लिए ड्यू डेट क्या होगी मुझे बताइए जल्दी से। मान लो मैं मंथली फाइलर हूं, मैं अपनी रिटर्न मंथली फाइल करता हूं, मंथली, तो मंथली के केस में मार्च मंथ की रिटर्न मुझे 20 अप्रैल तक फाइल करनी है। बोलिए राइट और रॉन्ग? यस सर, बिल्कुल सही बात है भाई, मार्च की रिटर्न मुझे करनी है 20 अप्रैल तक करनी है। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जो रिटर्न फाइल करता हूं वो 25 अप्रैल को फाइल करता हूं, मेरी कुछ तबीयत बिगड़ जाती है, मैं GST की पेमेंट नहीं कर पाता, मेरे पास पेमेंट नहीं थी, मैं 5 डेज का डिले कर देता हूं। 5 डेज का डिले, सर आपने डिले कर दिया, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, इंटरेस्ट तो हम मैनुअली निकाल लेंगे। आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी थी, आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, 50 रुपये के हिसाब से दे देंगे। 50 रुपीज़ इंटू 5 कितना आ गया यहाँ पर? 250 रुपीज़ की मुझे देनी पड़ेगी लेट फीस। लेकिन ये जो लेट फीस लगेगी, क्या ये मार्च मंथ की रिटर्न में लगेगी? आंसर इज नो। लेट फीस जो लगती है वो नेक्स्ट रिटर्न के अंदर कैलकुलेट होती है ऑटोमेटिकली। जब तक मार्च मंथ की रिटर्न में फाइल नहीं करूंगा तब तक सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कितनी लेट फीस कैलकुलेट करनी है? तो मार्च मंथ की लेट फीस आप मार्च मंथ में पे नहीं करते हो, मार्च मंथ की लेट फीस आप जून में पे करते हो। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आती है बच्चों की, जैसे मार्च मंथ में मैंने डिले किया 5 दिन का, तो क्या मार्च मंथ में मुझको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे? आंसर इज नो। जब मैं अप्रैल मंथ की GSTR 3B फाइल करूंगा तो पोर्टल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पिछले मंथ की रिटर्न चेक करेगा कि मार्च मंथ की रिटर्न में कितना डिले था। 5 डेज का डिले था, मल्टीप्लाई बाय 50 रुपये मेरे ऊपर अप्लाई होता है, तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली 250 रुपीज़, दोनों CGST और SGST दोनों में ये बटेगा, वो मेरा वहां पर कैलकुलेट कर देगा। इसका मतलब जो लेट फीस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी वो नेक्स्ट मंथ में जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मार्च मंथ की लेट फीस अप्रैल मंथ की 3B में रिफ्लेक्ट होगी, और अगर अप्रैल में भी लेट करोगे काम तो उसकी लेट फीस मई मंथ में रिफ्लेक्ट होगी। ये कंफ्यूजन भी मार्केट में रहता है, तो थोड़ा सा यहां क्लैरिटी आपको चाहिए होगी। ठीक है, ओके सर, 3B के बेसिक्स हम समझ गए यहां पर। उसके बाद हमारी एक और रिटर्न आती है GSTR 9, जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं। देखो GSTR 1 जो होती है वो
मंथली या क्वार्टरली रिटर्न होती है, जीएसटीआर 3B भी मंथली या क्वार्टरली रिटर्न होती है। लेकिन जो जीएसटीआर 9 होती है वो एनुअल रिटर्न होती है, मतलब पूरे साल में आपको एक बार फाइल करनी होती है। लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, गवर्नमेंट हर साल जो है नोटिफाई करती है। अभी तक जो चल रहा है 2 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल है, और 2 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर है तो जीएसटीआर 9 फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। ओके सर, मूविंग फर्दर, जीएसटीआर 9 के अच्छा जीएसटीआर 9 में होता क्या है, पूरे ईयर का डेटा होता है। R1 और 3B में होता है मंथ का या क्वार्टर का डेटा, जीएसटीआर 9 के अंदर होता है पूरे साल का डेटा, ठीक है। और ये प्रिपेयर आपकी R1 और 3B के बेसिस पर ही जीएसटीआर 9 ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैसे सारा डेटा आ जाता है, ठीक है सर। उसके बाद बारी आती है जीएसटीआर 9C की। जीएसटीआर 9C जो होती है उसको रिकंसिलेशन भी बोला जाता है। एक टाइम पे जीएसटीआर 9 को जीएसटी ऑडिट बोला जाता था, लेकिन अब जीएसटी के अंदर से जो जीएसटीआर 9C में सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टैक्स पेयर सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर भी जीएसटीआर 9C फाइल करता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि जीएसटी ऑडिट खत्म हो, जीएसटी से ऑडिट खत्म हो गया, इसका मतलब ये होता है कि जीएसटीआर 9C जो है वो अब सीए से सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पर आपको फाइल करनी होगी। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्पेशल ऑडिट्स होते हैं जो डिपार्टमेंट करवा सकता है, एंड वहाँ पर सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आईटीसी वगैरह में काफ़ी फॉर्म्स में सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अदर जगह पर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन जो ऑडिट होता है नॉर्मल, जो जनरल ऑडिट जीएसटीआर 9C के लिए होता है, वो खत्म हो चुका है। 9C में बेसिकली होता क्या है, 9C में रिकंसिलेशन होता है। किस चीज़ का रिकंसिलेशन होता है, आपके जीएसटीआर 9 को रिकंसाइल करते हैं हम आपकी बुक्स के अंदर। आपकी बुक्स में क्या डेटा आ रहा है, जीएसटीआर 9 में क्या डेटा आ रहा है, उसको रिकंसाइल किया जाता है जीएसटीआर 9C से। 9 और 9C को आज हम डिटेल में नहीं समझेंगे, उसके लिए मैंने डिटेल सेपरेट सेशन बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जिसकी मैंने सेपरेट सेशंस लिए हुए हैं, तो आप वो चेक कीजिएगा। जीएसटीआर 2A और 2B को एक बार समझ लीजिए। जीएसटीआर 2A बेसिकली आज की डेट में जीएसटीआर 2A का भी कोई मतलब नहीं है, जीएसटीआर 2A इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उसका कोई काम ज़्यादा नहीं है। पहले क्या होता था, जीएसटी रिटर्न जो फाइल होती थी तब हमको जीएसटीआर 2A चेक करना होता था कि 2A से ज़्यादा क्लेम आप ना कर लो अपनी जीएसटीआर 3B में, तब हमारे लिए रेलिवेंट होती थी। बेसिकली 2A में होता क्या है, देखो, जब आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो वो आपके 2A में भी रिफ्लेक्ट होता है, 2B में भी रिफ्लेक्ट होता है, दोनों जगह रिफ्लेक्ट होता है। तो सर इन दोनों में फर्क क्या हुआ, फिर फर्क ये होता है कि 2A जो है वो एक डायनेमिक रिटर्न होती है, मतलब हो सकता है आज उसके अंदर डेटा कुछ और आ रहा है, 2 महीने बाद आपके किसी सप्लायर ने आपका इनवॉइस डाला 2 महीने पुराना, तो वो आपके 2 महीने पहले वाले 2A में चला जाएगा। लेकिन 2B में ऐसा नहीं होता, 2A आपकी हो गई डायनेमिक रिटर्न। इसका मतलब 2A जो है उसके अंदर भी परचेज के इनवॉइस आते हैं, 2B के अंदर भी परचेज के इनवॉइस आते हैं, लेकिन 2A के अंदर जो है 2A एक डायनेमिक रिटर्न होती है, जिसकी वजह से ये चेंज होती रहती है बार बार। इसीलिए गवर्नमेंट लेकर के आई जीएसटीआर 2B। गवर्नमेंट ने बोला जीएसटीआर 2B हम लेकर के आएंगे, जो कि एक स्टैटिक रिटर्न होगी। अब वर्डिंग्स पर ध्यान देना, स्टैटिक रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसके अंदर डेटा बार बार चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट ने एक पीरियड स्पेसिफाई कर दिया कि 14 से लेकर के नेक्स्ट मंथ के 13 तक जो भी जीएसटीआर 1 और आईएफएफ आपके सप्लायर ने फाइल करी वो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो जाएगी, ठीक है। एंड उतना ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो जीएसटीआर 3B में, उससे ज्यादा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्वार्टरली भी इसकी आता है, जीएसटीआर 2B एक क्वार्टरली भी प्रिपेयर होता है और मंथली भी प्रिपेयर होता है। तो मंथली जीएसटीआर 2B के अंदर परचेज का डेटा आता है जो कि हर महीने के 14 को जनरेट होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ना, उसके लिए मैंने सेपरेट एग्जांपल लेकर के आया हूं, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, कि R1 से 2B कैसे बनी, 2B से फिर 3B कैसे बनेगी, उसको हम समझते हैं। और ये ऑटोमेटिक होते हैं, इसको आपको फाइल करने की जरूरत नहीं होती। जीएसटीआर 2A जो और 2B जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, इसको आपको फाइल नहीं करना होता। आपको 2 ही रिटर्न फाइल करनी है, एक जीएसटीआर 1 फाइल करनी है आपको एंड दूसरी जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, ठीक है। सर इतना थ्योरी पढ़ा रहे हो, पोर्टल भी तो सिखाओ प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। चिंता मत करो, जितना थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना ये आपका बेस मजबूत करेगी, उसके बाद प्रैक्टिकल जब मैं समझाऊंगा ना एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि विवेक सर क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये बेस मजबूत कर लो एक बार। आइए सर जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सर जीएसटी का स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 के अंदर आप क्या क्या डिटेल्स डालते हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर आप जो डिटेल्स डालते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज डालते हैं आप। आउटवर्ड सप्लाई में
आपकी टैक्सेबल सप्लाई भी आ सकती है, एग्जाम सप्लाई भी आ सकती है, नील रेटेड सप्लाई भी, एक्सपोर्ट जो इंडिया से बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो भी आएगी, और नॉन जीएसटी सप्लाई भी आएगी। एंड ये दोनों रिपोर्ट करनी होती है आपको, B2B सप्लाई भी और B2C सप्लाई भी। अब सर ये B2B और B2C क्या है? B2B का मतलब होता है जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो उसको बोला जाता है B2B सप्लाई, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। लेकिन जब आप डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं तो उसको B2C सप्लाई बोला जाता है जीएसटी के अंदर, और मार्केट में इसको कभी कभी D2C भी बोल दिया जाता है, डायरेक्ट टू कस्टमर को बेचना। ठीक है, सो जीएसटी में दो टर्म्स होती हैं, B2B और B2C, अलग अलग रिपोर्टिंग इनकी की जाती है। और इनके रिस्पेक्ट में जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं वो आपको अलग से डालने होते हैं। यहां पे भी एक कंफ्यूजन आती है, मैं आपको पोर्टल पे भी ये चीज डिटेल में समझाऊंगा। जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं सर, वो तो हम परचेज के रिस्पेक्ट में भी डालते हैं। आपने किसी से माल परचेज किया, उसको आप वापस करते हो, ठीक है, तो वहां पर भी आपका ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है वो इशू किया जाता है। ठीक है, तो क्या परचेज वाला डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको जीएसटीआर 1 में डालना है? आंसर इज नो। जीएसटीआर 1 जो होती है वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, और इसमें जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जाते हैं वो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई सेल करी, मान लो सेल, आपकी सेल का इनवॉइस कैंसिल हो जाता है, तो आप क्या डालोगे? क्रेडिट नोट डालोगे। वो क्रेडिट नोट आप जो है यहां पर शो करोगे बिकॉज वो सेल के रिस्पेक्ट में है। मान लो आपने कोई इनवॉइस इशू करा जिसकी वैल्यू कम रह गई, आपने उसके रिस्पेक्ट में एक डेबिट नोट इशू कर दिया, और जो अंडर वैल्यू इनवॉइस था, तो वो जो डेबिट नोट इशू किया वो सेल के रिस्पेक्ट में है, वो आप यहां पर डालोगे। लेकिन जो परचेज के रिस्पेक्ट में डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो आपको यहां पर एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 में आपको वो नहीं डालना होता। ये चीज मैं आपको पोर्टल पे जाकर के भी समझाऊंगा, यहां पर भी आपको समझनी पड़ेगी बिकॉज यहां पर कंफ्यूजन मेरे पास आ जाती है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट रिलेटेड टू सप्लाई या फिर सेल्स नीड टू बी रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर आपका कि HSN वाइज समरी वाला पॉइंट आता है। HSN वाइज समरी आपको डालनी होती है। अब HSN की रिक्वायरमेंट कब कब होती है उसको समझिए। सबसे पहले एक इनवॉइस के ऊपर कब आपको HSN नंबर डालना है या नहीं डालना है। ठीक है, HSN नंबर होता क्या है? बेसिकली नंबरिंग कोड डिफाइन की हुई है सीबीआईसी के अंदर। जब हम पहले ना एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट में HSN कोड का कंसेप्ट होता था, अब ये जीएसटी के अंदर भी आ गया है। एक कोडिंग होती है। देखिए कितनी सारी आइटम है इस दुनिया के अंदर, लाखों करोड़ों आइटम है, तो गवर्नमेंट हर आइटम को तो ट्रैक कर नहीं सकती कि आप क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कोड्स बनाए हुए हैं, उस कोड के अंदर जो है एक स्टैंडर्ड क्लासीफाई किए हुए हैं कि ये आइटम जो है इसके अंदर फॉल होता है। अगर आपका आइटम उसके अंदर फॉल होता है तो आप वही कोड यूज करेंगे। तो जो सेम सेगमेंट के आइटम है, गवर्नमेंट ने उसको सेम HSN कोड के अंदर डाल दिया है। तो वो आपको अपने इनवॉइस के ऊपर भी मेंशन करना होता है। जब आप गुड्स दे रहे हैं, जब आप सर्विस देते हैं तो HSN कोड नहीं डालना होता। सर्विस के केस में SAC कोड आपको डालना होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड उसे बोलते हैं। जब आप गुड्स बेच रहे होते हैं तो HSN कोड आपको डालना होता है। अब क्या सर HSN कोड सबको डालना होता है अपने इनवॉइसेस पर? तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूं, अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज है तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी है 6 डिजिट का HSN कोड डालना अपने इनवॉइसेस के ऊपर। वो भी ना डिजिट्स होती हैं, 6 डिजिट है, 8 डिजिट्स है, 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो आपको मिनिमम 6 डिजिट का HSN कोड डालना है अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना, अब तक आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी इतने डिस्कशन से, गवर्नमेंट ने आज की डेट में 2 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है टैक्स पेयर को जीएसटी के अंदर, एक लार्ज टैक्स पेयर, एक स्मॉल टैक्स पेयर। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट आपको लार्ज टैक्स पेयर की कैटेगरी में डालती है, जहाँ पे आपके R1 की ड्यू डेट 11 तारीख कर दी गई, 3B की ड्यू डेट आपकी 20 तारीख कर दी गई, और HSN कोड में भी आपको 6 डिजिट्स मेंशन करने हैं अपने इनवॉइस के ऊपर। दूसरी तरफ अगर बात करें स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, गवर्नमेंट ने बोला कि हम R1 और 3B में भी आपको ऑप्शन दे देंगे QRMP स्कीम का, और HSN कोड में भी आपको बेनिफिट दे देंगे। आपको जो B2B सप्लाई करनी है उसमें आपको 4 डिजिट मैंडेटरी है। देखो B2B सप्लाई में तो मैंडेटरी है, जो मैंने आपको बताया ना, यानी अगर किसी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वहां पर तो आपको HSN कोड डालना ही पड़ेगा सर, चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो चाहे कम हो। एंड कितने डिजिट का डालना पड़ेगा? 4 डिजिट का HSN कोड आपको वहां पर डालना पड़ेगा। और अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो, B2C सप्लाई कर रहे हो, वहां पर ऑप्शनल किया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो तभी है जब आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 6 डिजिट का HSN कोड हर केस में डालो। टेंशन ही क्यों लेनी है, हर केस में आप 6 डिजिट का HSN कोड डाल दो, आपका कंप्लाइंस वैसे ही पूरा हो जाएगा।
ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कब मैंडेटरी है और कब मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट इश्यूड आपको डालने होते हैं, कितने डॉक्यूमेंट, कितने आपने डेबिट नोट इश्यू किए, कितने क्रेडिट नोट इश्यू किए, कितने इनवॉइसेस इश्यू किए, ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ मेंशन करनी होती है। सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर नई चीज़ आ गई, नई चीज़ ये पहले नहीं हुआ करती थी, नोट कर लीजिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने कितनी सप्लाई की, बिकॉज आजकल काफ़ी सारे टैक्स पेयर ऑनलाइन बेचते हैं मार्केट प्लेसेस की हेल्प से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको सेपरेटली करनी होती है। मतलब सेपरेटली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर इतने इतने का गुड्स बेच रहा हूं। और ये जो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो टेबल है, ये टेबल नंबर 14 होती है जीएसटीआर 1 की, जो कि बिल्कुल नई ऐड हुई है। टेंशन मत लो, डिटेल में समझाऊंगा प्रैक्टिकली, बट आपको एक ओवरव्यू में भी पता होना चाहिए। सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो सप्लाईज हैं वो भी आप वो रिपोर्ट करनी होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए होती है, ये टेबल नंबर 15 होती है। एंड जो सप्लायर को रिपोर्ट करनी होती है, यानी सेलर को रिपोर्ट करनी होती है, वो टेबल नंबर 14 ये वाली होती है। इसके साथ साथ हो सकता है सर मेरे से तो गलती हो गई, जीएसटीआर 1 में मैंने जो है रेट गलत डाल दिया, अमाउंट कम ज़्यादा कर दिया, तो आप उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हो। अमेंडमेंट की अलग से टेबल होती है, प्रैक्टिकली मैं पोर्टल पर भी आपको इन सभी का ओवरव्यू दूंगा थोड़ी देर में। जब आप अपनी R1 फाइल कर देते हो तो वो कहां जाती है, वो R1 से प्रिपेयर हो जाती है जीएसटीआर 2B आपके रिसिपेंट्स की, आपके रिसिपेंट की। आप सप्लायर हो, आपने सेल किया, तो जिस पर्सन को आपने सेल किया उसके 2B में चला गया वो। इसी तरीके से आपने अगर किसी पर्सन से परचेज किया तो आपके 2B में आ गया। उस पर्सन ने, सप्लायर ने अपनी R1 फाइल की, R1 के बाद प्रिपेयर होती है 2B। देखो अगर आप एक मंथली फाइलर हो तो R1 की डेट आपके लिए रहने वाली है, बताओ कितनी, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बोलिए यस और नो। या फिर अगर आईएफएफ फाइल करते हो तो आईएफएफ के लिए भी ड्यू डेट रहने वाली है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो जैसे ही 13 तारीख होती है, 14th को आपकी जनरेट हो जाती है क्या, जीएसटीआर 2B। अब जितने भी आपके सप्लायर हैं जिन्होंने आपका जीएसटी नंबर डाल के अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी, अपना आईएफएफ फाइल करा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके जीएसटीआर 2B में आ जाएगी। आपके जीएसटीआर 2B में वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसको बोला जाता है ऑटो जनरेटेड स्टैटिक स्टेटमेंट कंटेन आईटीसी रिलेटेड टू परचेज, और हर महीने की 14th को ये जनरेट होती है। अब 14th को क्यों जनरेट होती है, इसका रीजन पता चला आपको, क्योंकि आईएफएफ की जो ड्यू डेट है वो 13th है, तो 13 के बाद आईएफएफ के सारे इनवॉइसेस भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं, वो सभी इनवॉइसेस मिला करके आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। एंड एज पर रूल नंबर 36(4) आप जीएसटीआर 2B से ज्यादा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो, नोट कर लीजिए। आप वही आईटीसी जीएसटीआर 3B में क्लेम करोगे जो आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है, उससे ज्यादा आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। रूल 36(4) का वायलेशन माना जाता है उसको, ठीक है सर। उसके बाद आपको मिलता है टाइम, कुछ दिनों का, आपको कुछ दिनों का टाइम मिलेगा, फिर आपको फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B। सो अगर आप एक मंथली फाइलर हो तो आप 3B कब तक फाइल करोगे, 20th तक। अगर आप एक क्वार्टरली फाइलर हो तो आपको क्वार्टर की 3B फाइल करनी होती है, और क्वार्टर की 3B फाइल जो होगी वो या तो 22nd को होगी या 24th को होगी। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, 22nd 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, जिस स्टेट में आप हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग होगी। और 20th कब होगी, जब आप मंथली फाइलर हो। ये है मंथली फाइलर के लिए, एंड ये दोनों है क्वार्टरली फाइलर के लिए। परफेक्ट सर, ओके सर। 3B के अंदर आपको क्या क्या डालना होता है, वैसे मैं चीज पोर्टल पे भी समझाऊंगा। आउटवर्ड सप्लाई तो आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जीएसटीआर 1 से, जीएसटीआर 1 में जो आपकी सप्लाई होगी वहां से ऑटोमेटिकली आ जाएगी सर। आईटीसी जो है वो भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा जीएसटीआर फॉर्म, एक सेकेंड, जीएसटीआर 2B से नहीं आएगा, ये 3B से नहीं आएगा, ये 2B से आएगा, ठीक है, इसको चेंज कर लेना। तो आउटवर्ड सप्लाई आपकी R1 से आएगी, आईटीसी जो आपका आएगा वो 2B से आएगा, आरसीएम आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। और बहुत सारे टैक्स पेयर यही गलती करते हैं। अगर आप कोई आरसीएम वाली सप्लाई ले रहे हो, आरसीएम का मतलब क्या होता है सर, आरसीएम का मतलब होता है कि परचेज के ऊपर आपको टैक्स देना है और आपको ही उसका आईटीसी क्लेम करना है। जैसे मान लो आपने गुड्स कैरिज की कोई सर्विस ली, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आपने ली, उस केस में अगर जो जीटीए वाला है उसने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं किया हुआ तो आरसीएम के अंदर जो रिसिपेंट होता है उसको टैक्स देना होता है। यानी अगर आपने परचेज की है तो आप आरसीएम की डिटेल जो वो ऐड करेंगे और उसके बाद उस आरसीएम को क्लेम भी करेंगे। दोनों काम आपको खुद ही करने हैं।
आरसीएम की लायबिलिटी भी डालनी है और उसको क्लेम भी आपको ही करना है। अब ये कैसे पोर्टल पे होता है वो मैं आपको जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब इसको डिटेल में समझाऊंगा, बट आपको पता होना चाहिए काफ़ी सारे टैक्स पेयर ये गलती करते हैं कि वो आरसीएम की जो लायबिलिटी होती है ना उसको पे नहीं करते हैं। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कीजिएगा, जीटीए की सर्विसेज हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, इन सभी पर आरसीएम लगता है तो वो आपको पे करना होता है। आरसीएम में एक कंफ्यूजन और आती है लोगों को, सर क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो हम परचेज करते हैं वो भी आरसीएम में कवर है? आज की डेट में आंसर इज नो, अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करने पर आरसीएम नहीं लगता है, इस चीज को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है इंटरेस्ट की। अगर इंटरेस्ट है तो वो भी आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके डालना होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैसे कैलकुलेट होगा, वो आपको 3B में डालना होता है। एंड लास्टली लेट फीस जो होती है वो आपकी ऑटोमेटिकली यहां पर आएगी, और लेट फीस जो होगी वो प्रीवियस रिटर्न की आएगी, प्रीवियस रिटर्न की। ओके सर, तो ये था जीएसटीआर 3B। उसके बाद जीएसटीआर 9 आपके एनुअल रिटर्न और 9C आपकी जो है रिकंसिलिएशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो सर ये तो था हमारा बेसिक ओवरव्यू ऑफ जीएसटीआर रिटर्न, कब कब आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है, किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जीएसटी का काम करता है, R1 क्या होती है, 2A 2B क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जीएसटीआर 3B क्या होती है, कब आपको फाइल करनी है, लेट फीस क्या है, ये सभी चीजें आप सीख चुके हो। अब जो है पोर्टल पे चलेंगे। पोर्टल पे पहले मैं आपको एक बार पोर्टल का ओवरव्यू दूंगा, R1 और 3B कैसे आपको फाइल करनी है, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एक्चुअल डेटा के साथ बताऊंगा कैसे डेटा फीड करना है और कैसे रिटर्न फाइल करनी है। चलिए सर चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। सो गाइस वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे समझते हैं एंड आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली किस तरीके से आपको काम करना है, जीएसटी रिटर्न किस तरीके से फाइल करनी है। बट बिफोर सबसे पहले आपको जीएसटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, services.gst.gov.in। वहाँ पर जाकर के आपको लॉगिन करना है। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। एंड पासवर्ड के बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। सो वंस यू लॉगिन के बाद में इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा कि रिटर्न्स आपने जीएसटीआर 1 और 3B कौन कौन से पीरियड की फाइल की हुई है। मेरे केस में आप एक चीज़ देख पाओगे कि हर महीने की रिटर्न यहाँ पर फाइल हुई है। व्हाट डज़ दैट मीन कि यहाँ पर हम जो ये वाला केस हम लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर ये टैक्स पेयर मंथली टैक्स पेयर में है एंड क्वार्टरली टैक्स पेयर में उसने ऑप्ट इन नहीं किया है। वैसे इस केस में हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से कम ही है, लेकिन हमने वहाँ पर QRMP स्कीम को ऑप्ट नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी हमारी मंथली जो है वो फाइल हुई हैं, सारी की सारी रिटर्न्स। अब इसी के ऊपर आप एक चीज़ देखेंगे कि रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंसेस जनवरी से लेकर मार्च मंथ की वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर आप सर्विसेज पर जाकर के रिटर्न्स में आपको जाना है एंड रिटर्न में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से आपको क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट करना है। अगर आपने नया जीएसटी लिया है और 5 करोड़ तक टर्नओवर आपका नहीं जाएगा तो आप क्वार्टरली में भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली अपनी R1 और 3B फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिटर्न्स पे जाना है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली पे आप सेलेक्ट करेंगे। नाउ फाइनेंशियल ईयर देखिए 23 एंड 24 का तो आएगा नहीं, बिकॉज 23-24 तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो हमको 24-25 का ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 24-25 में हम सर्च करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट जो पीरियड है उसके लिए हम कर सकते हैं। मैं आपके लिए बता देता हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज डेट है मार्च के अंदर जो है मार्च 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्च 2024 में मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ 30 अप्रैल 2024 तक। यहाँ पे आपको डेट भी मिल जाएगी। देखो जैसे मैं 23 एंड 24 के लिए सर्च करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे सारे मंथली ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसको चेंज करने का, बिकॉज ये सभी रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं एंड इसका जो टाइम होता है ऑप्ट करने का वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो इसीलिए 24-25 में हम जाएंगे। आपको चेक करना है आपके केस में कौन से पीरियड के लिए आप जो है वो ऑप्ट कर पाओगे। तो अभी हमारे लिए जो विंडो ओपन है वो एक ही विंडो ओपन है, ये वाली विंडो ओपन है, ये वाली विंडो हमारे लिए ओपन है। इसकी जो डेट का टाइम है वो देखिए ज़रा, 1 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन से क्वार्टर के लिए? क्वार्टर नंबर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, कि आप मंथली जाना चाहते हो या क्वार्टरली जाना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा मंथली सेव है, मैंने आपको अभी भी दिखाया, हमारे केस में हम मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप क्वार्टरली सेलेक्ट करके एंड नीचे कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपकी जो रिटर्न
रिटर्न्स हो जाएंगी वो क्वार्टरली फाइल हो जाएगी। ये ड्यू डेट्स हैं जो सारी मैंने आपको बता दी थी कि अभी हमने मंथली सेलेक्ट किया हुआ है तो GSTR 1 की ड्यू डेट हमको दिखाएगा मंथ नंबर 1 के लिए। मंथ 1 हो गया आपका अप्रैल, मंथ 2 हो गया मई एंड मंथ 3 हो गया जून। तो इसके लिए ड्यू डेट क्या होगी GSTR 1 की मंथली के लिए नेक्स्ट मंथ की 11 तक करना होता है। सो 11/5 हो गई अप्रैल के लिए, 11 जून हो गई मई के लिए और 11 जुलाई हो गई जून के लिए। और GSTR 3B की ड्यू डेट क्या होती है नेक्स्ट मंथ की 20 तक आपको करना होता है। तो 25 होगी अप्रैल के लिए, 20 जून होगी मई के लिए, 27 होगी जून के लिए। तो इस तरीके से आपकी जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपना फाइलिंग फ्रीक्वेंस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस पीरियड के बीच में ही आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको सेकेंड क्वार्टर के लिए चेंज करना है मंथली से क्वार्टरली, तो उसके लिए डेट आपको यहाँ दिख जाएगी 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक आप जो है ऑप्ट कर सकते हो इस वाले पीरियड के लिए, सेकेंड क्वार्टर के लिए। तो आप इस डेट के बीच में ही ध्यान रखिएगा, आप ये चेंज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करके आप इसको सेव करेंगे तो आपका यहाँ से फाइल हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लेजर बैलेंस यहाँ पर शो करता है। मैं एक बार बेसिक ओवरव्यू आपको पोर्टल का दे देता हूँ। सो ये आपका जो है लेजर बैलेंस शो करता है। पहले हमारे 3 लेजर हुआ करते थे, एक लेजर हमारा अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट जो है ये भी रिसेंटली ऐड हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर आपका आता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपका यहाँ आता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका आता है। क्रेडिट लेजर में जितना क्रेडिट आपके पास बचा हुआ है वो शो करता है, कैश लेजर में जितना कैश आपने डिपॉजिट किया वो शो करेगा और लायबिलिटी लेजर में जितनी लायबिलिटी अगर आपकी कोई ड्यू है तो वो यहाँ पर शो करता है। उसके बाद नीचे आपकी टर्नओवर शो करेगा। यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे तो उस ईयर की आपको पूरी टर्नओवर जो है वो यहाँ पर शो करेगा कि कितनी टर्नओवर है। तो हमारे केस में टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से काफ़ी कम है, इसीलिए हम यहाँ पर उसको चेंज भी कर पा रहे थे। नाउ उसके बाद अब चलते हैं सीधा रिटर्न फाइलिंग की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि रिटर्न किस तरीके से R1 और 3B कैसे आपको फाइल करनी है। तो ये नीचे लिखा हुआ है फाइल रिटर्न, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप सर्विसेज पे जाएंगे, रिटर्न्स पे जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 हम सेलेक्ट करेंगे। क्वार्टर जो है वो सेलेक्ट कीजिए, जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्च हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप सर्च पे जाएंगे तो ये आपकी रिटर्न्स ओपन हो जाएंगी। अब हमारे केस में बिकॉज ये मंथली फाइलर है, मंथली फाइलर है तो मंथली फाइलर वाले केस में आपको R1 देखने के लिए मिलेगा, 2B देखने के लिए मिलेगा और आपको यहाँ पर 3B अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा बिकॉज 3B की डेट अभी नहीं आई है। तो 3B मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, दूसरे क्लाइंट का 3B मैं आपको शो कर दूंगा। सबसे पहले R1 को डिटेल में समझ लेते हैं कि सर R1 GSTR 1 को किस तरीके से फाइल किया जाता है। मार्च के लिए ड्यू डेट आपको यहाँ भी मिल जाएगी। तो मार्च के लिए ड्यू डेट होती है 11 अप्रैल 2024। 2 मेथड होते हैं रिटर्न फाइल करने के, एक ऑनलाइन वाला मेथड और एक ऑफलाइन वाला मेथड। ऑनलाइन मेथड में आपको अभी टेबल सारी समझाऊंगा, टेबल्स के साथ में मैं आपको सारा ऑनलाइन मेथड जो है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफलाइन वाला मेथड जो है मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, जहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से आपको पूरा काम करना होता है, वो भी देखिएगा। आज का सेशन बहुत डिटेल होगा, एक गारंटी दे देता हूँ, लास्ट तक अगर आपने आज का सेशन देखा ना, आप अभी तक जुड़े हुए हो तो मतलब आपने आधा सेशन ऑलमोस्ट देख लिया। लास्ट तक अगर जुड़े रहोगे ना, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होकर के जाएंगे जीएसटी के। क्योंकि हमको लगता है काम करते करते कि हमको सब कुछ आता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो कभी हमने जिस पे काम किया नहीं होता और उन चीज़ों के बारे में हमको पता ही नहीं होता कि वहाँ पर कैसे डेटा डालना है, वहाँ पर कैसे काम होगा, वो सारी चीज़ें भी आपको सीखने के लिए मिलेंगी। सो GSTR 1 पे आप जाएंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे फाइल नील रिटर्न का ऑप्शन आता है। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको और कोई भी डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है। फाइल स्टेटमेंट कीजिए, नील की रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। बट ऑब्वियसली नील की रिटर्न फाइल करना तो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सारी डिटेल्स डालना सिखा रहा हूँ। तो आपको जो है यहाँ पर 2 सेक्शन मिलेंगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर। एक सेक्शन आपका होता है रिकॉर्ड्स को ऐड करने का। जो पहला सेक्शन है वो है ऐड रिकॉर्ड्स डिटेल। यहाँ पे आप अपनी सारी रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे। इन सभी के अंदर आपको अपने रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। जितनी टेबल्स दिख रही हैं, आपको एक एक टेबल अभी समझाऊंगा डिटेल में। नीचे आपको मिलेगा एक दूसरा सेक्शन जो कि है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। आपने जो डिटेल डाल दी हैं प्रीवियस मंथ की रिटर्न में, अब सेम मंथ की रिटर्न में अमेंडमेंट का कोई पॉइंट नहीं बनता है। आप इस पॉइंट को समझिए। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस मंथ में आपने कोई रिटर्न फाइल की एंड उस प्रीवियस मंथ के डेटा को आपको अमेंड करना है करंट मंथ में, तब आप यूज़ करेंगे इस सेकेंड वाले सेक्शन का अमेंडमेंट के अंदर। मान लीजिए आपने कोई इन्वॉइस डाला था प्रीवियस मंथ में जिसकी अमाउंट गलत हो गई थी, जिस पे
कुछ और डिटेल्स आपने रेट गलत लगा दिया था, पार्टी का नेम गलत डाल दिया था, जीएसटी गलत डाल दिया था, उसको आपको चेंज करना है, तो वो आप अमेंडेड रिकॉर्ड डिटेल्स के अंदर जा करके जो भी रिस्पेक्टिव टेबल थी, जितनी टेबल्स ऊपर हैं उन सभी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर अमेंडमेंट कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना है, अमेंडमेंट आपकी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपको अमेंडमेंट वाले सेक्शन भी समझा दूंगा कैसे आपको अमेंडमेंट करनी होती है। बट स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टेबल से, जो कि होती है टेबल नंबर, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ सो दैट आप इजीली देख पाएँ। टेबल नंबर 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट इनवॉइसेज आपको यहाँ पर डालने होते हैं। यानी मैंने आपको बेसिक्स के अंदर समझाया था कि एक होती है B2B सप्लाई, एक होती है B2C सप्लाई। तो जो फर्स्ट वाली टेबल होती है इसके अंदर आपको B2B सप्लाई डालनी होती है। एक चीज़ मैंने और समझाई थी आपको जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे कि GSTR 1 के अंदर आपको इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग करनी होती है। इसका मतलब अगर आपके 200 इनवॉइसेज हैं तो आपको 200 इनवॉइसेज एंटर करने पड़ेंगे पोर्टल के ऊपर। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है हमको ऑफलाइन फाइलिंग की, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। ऑफलाइन फाइलिंग जो होती है ना, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्सेल से सारा का सारा डेटा एक ही बार में डाल सकते हो यूटिलिटी में। यूटिलिटी जेसॉन बना के देगी जो आप अपलोड करेंगे। खैर ऑफलाइन मेथड थोड़ी देर में समझाऊंगा। ऑफलाइन मेथड हेल्पफुल कब रहेगा ये आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास नंबर ऑफ इन्वॉइसेज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 इन्वॉइसेज हैं एक मंथ में, तो उस केस में आप अगर एक एक इनवॉइस यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से डालने जाओगे तो भाई आपको पूरा महीनों क्या सालों लग जाएंगे। इसीलिए उस केस में यूज़ किया जाता है ऑफलाइन टूल का, ऑफलाइन यूटिलिटी का। लेकिन अगर आपके इनवॉइसेज हैं, लेट्स से 20 इनवॉइसेज हैं, 15 इनवॉइसेज हैं, 10 इनवॉइसेज हैं, तब आप जो है ऑनलाइन मेथड से डेटा एक एक करके यहाँ एंटर कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन आता है B2B इनवॉइसेस। तो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने इनवॉइसेस इशू किए हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऐड रिकॉर्ड का, इंपोर्ट ईवेबल डेटा और बैक का ऑप्शन मिलेगा। ऐड रिकॉर्ड पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। अब एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है डीम्ड एक्सपोर्ट्स का। अब अपने दिल पर हाथ रख के आप बोलना, क्या आपको पता है डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है और कब आपको यहाँ पर टिक करना होता है? क्या आपने आज तक टिक किया है यहाँ पर डीम्ड एक्सपोर्ट पर? अगर किया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। बेसिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं तो GST प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोला जाता है। इन दैट सिनेरियो आपको डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर टिक करना होता है और उसके बाद सारी डिटेल्स को फिल करना होता है। तो जनरली जो देखा जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट आपको इतना देखने के लिए नहीं मिलेगा इतना जनरली। सेकंड ऑप्शन आता है कि SEZ सप्लाई की है आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स। तो SEZ सप्लाई अगर आपने की तो आपको यहाँ टिक करना होता है। SEZ सप्लाई में बेसिकली 2 कंसेप्ट होते हैं। SEZ होते क्या है, देखो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने SEZ एरिया बनाए हुए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिनको बोला जाता है। तो गवर्नमेंट उनको ना अलग तरीके से ट्रीट करती है। वो है तो इंडिया के पार्ट, लेकिन वहाँ पर आप जो भी सप्लाई करोगे गवर्नमेंट बोलती है कि हम उसको जीरो रेटेड सप्लाई का दर्जा देंगे। हम ये मानेंगे कि आपने उसको भी एक्सपोर्ट किया है ना, आपको वहाँ पर एक्सपोर्ट वाले बेनिफिट ही दिए जाएंगे अगर आप SEZ में सप्लाई करते हो तो SEZ में सप्लाई करने के लिए भी 2 गवर्नमेंट ने ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या होता है, आपको जो है रिफंड मिल जाता है जो भी टैक्स आप पे करते हो उसका। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या होगा, आपको IGST पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 ऑप्शन होते हैं बेसिकली SEZ में सप्लाई करने के। एक होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, जब आप IGST पे करते हो एंड बाद में आपको उसका रिफंड मिलता है गवर्नमेंट से। दूसरा ऑप्शन होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या होता है, आप SEZ में कोई एंटिटी है, SEZ कोई एंटिटी नहीं है, SEZ एक एरिया होता है बेसिकली। उस एरिया में जो एंटिटीज़ जाकर के वहाँ पर काम कर रही हैं, अगर आपने उन एंटिटीज़ को सप्लाई की है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या होता है, आपको ना एक LUT फर्निश करनी होती है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको फर्निश करनी होती है। उसके बाद आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी जो है, विदाउट IGST बेसिकली आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती एंड आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका होता है उसको आपको रिफंड मिल जाता है। ये सारे कंसेप्ट जो है ना बेसिकली, ये जो स्टार्टिंग के 3 कंसेप्ट है ये आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट बोल लो या डीम्ड एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड सप्लाई वैसे टेक्निकली उनको बोला जाएगा, उससे रिलेटेड होते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा आपके क्लाइंट के केस में आपको यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि यहाँ पर आपको किस सिनेरियो में डेटा डालना है। तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपको LUT फर्निश करनी होती है, देन आप यहाँ पर टिक करके डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद
बाद एक चीज़ आती है सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। काफ़ी सारे टैक्स पेयरों को नहीं पता होता कि इसके अंदर हमको कब टिक करना है या कब टिक नहीं करना, किससे एक्चुअल में यहाँ पर टिक करना होता है। देखिए, जब आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो मैं एक लॉयर हूँ और मैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए लीगल सर्विसेज जो होती हैं वो आरसीएम के अंदर कवर होती हैं। तो मान लो मैंने सर्विस दी किसी पर्सन को, मैं जीएसटी में तो रजिस्टर्ड हूँ, बट मेरी सर्विसेज के ऊपर मुझको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, जो रेसिपेंट है उसको टैक्स देना होता है। तो मान लीजिए मैंने 1 करोड़ की फ़ीस चार्ज की किसी मिस्टर XYZ से, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। मैंने उनको 1 करोड़ का इन्वॉइस बना करके भेज दिया, प्रॉपर सारा इन्वॉइस बनाया, इन्वॉइस में मेंशन किया कि भाई ये जो सप्लाई है वो आरसीएम में कवर होती है। दूसरी पार्टी का मैंने जीएसटी नंबर डाला और वो प्रॉपर इन्वॉइस बना करके मैंने उसको भेज दिया। मैंने उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया। क्यों चार्ज नहीं किया? बिकॉज जीएसटी मुझको चार्ज नहीं करना, जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को वहाँ पर जीएसटी उसके ऊपर देना है। राइट, समझ गए आप मेरी बात? तो रिसिपिएंट को देना है। अब मैं अपनी GSTR 1 तो मुझको फाइल करनी पड़ेगी, आउटवर्ड सप्लाई तो वो मेरी होगी ना, तो मुझको जो ये वाला ऑप्शन है इस पर टिक करना पड़ेगा, इस पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं मुझको यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, रिसिपेंट जीएसटी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, और यहाँ सेव का ऑप्शन आया। देखो एक चीज़ आपने नोटिस करी, जब मैंने यहाँ टिक नहीं करूँगा ना तो नीचे मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी सारी की सारी के, इनवॉइस अमाउंट क्या है, वो चीज़ें क्या है। लेकिन जब मैं यहाँ पर, जैसे मैं एक बार GST नंबर डाल देता हूँ तो यहाँ पर आपको ईजिली क्लियर हो पाएगा। अब देखिए, अब आप समझ पाएंगे। मान लीजिए मैं एक लॉयर हूँ, मैंने लीगल सर्विसेज दी इस GST को, फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी को मैंने लीगल सर्विसेज दी हैं, 1 करोड़ के मैंने लीगल सर्विस दी है। अब अगर यहाँ पर मैं आरसीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता एंड 18% GST वहाँ पर लगता है, तो मैं 18% में जा करके जैसे यहाँ पर 1 करोड़ मेंशन कर देता हूँ, तो 1 करोड़ पे 9 लाख का CGST और 9 लाख का SGST आ जाएगा। ये तो सिंपल है, अगर नॉर्मल चार्ज है तो इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर यही सप्लाई मेरी आरसीएम में कवर होती है, इसका मतलब अगर मैं आरसीएम पे यहाँ टिक कर देता हूँ, अब मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर जो अब अमाउंट आएगा 9 लाख रुपये, 9 लाख रुपये, इसके ऊपर मुझको टैक्स नहीं पे करना। अब ये अमाउंट जो है वो इस पर्सन को पे करना है, यानी फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी LLP को पे करना पड़ेगा 18 लाख का GST, एंड फिर वो उसका ITC क्लेम कर लेगा। तो जब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट पे चेक किया, तो मेरे GSTR 3B में ये अमाउंट नहीं जाएगा। देखो GSTR 1 से आज की डेट में क्या होता है, 3B में ऑटोमेटिकली अमाउंट चला जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ 1 करोड़ 9 लाख आया मेरा CGST SGST में, अगर मैं रिवर्स चार्ज पर सेलेक्ट नहीं करूँगा तो मेरे 3B में मेरी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी और मुझको 18 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो एक लॉयर हूँ ना, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं एडवोकेट हूँ। रिवर्स चार्ज में अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ तो मुझे रिवर्स चार्ज पर टिक करना पड़ेगा, जिससे कि जो रेसिपेंट है उसकी टैक्स लायबिलिटी आए और मुझको यहाँ पर इस पर टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी रिवर्स चार्ज वाले की। इसको हम एक बार हटा देते हैं और यहाँ मैं एक बार 0 कर देता हूँ। राइट, समझ गए आप इसको? आपको रिवर्स चार्ज पे कब टिक करना है, जब आप कोई ऐसी सप्लाई दे रही हैं जिस पर रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इज दिस सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स एट डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स रेट एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या है ना, कुछ सर्विसेज को यहाँ पर नोटिफाई किया हुआ है कि वहाँ पर हम कंसेशनल रेट लेंगे, 65% लेंगे। अगर GST का रेट 18% है तो उस 18 का 65% हम खाली चार्ज करेंगे, बाकी जो बैलेंस 35% बचा उतना हम कंसेशन दे देंगे आपको। तो ऐसी बहुत ही सेलेक्टेड सर्विसेज होती हैं, अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। उसके बाद में इसको अब एक बार चलो डला रहने देते हैं, GST नंबर। उसके बाद आपकी बारी आती है रिसिपेंट का GST या फिर UIN डालने की। तो GST नंबर जो रिसिपेंट का है वो आप डालेंगे, यानी जिस पर्सन को आपने गुड्स बेचा है, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसका GST नंबर आप यहाँ डालेंगे। और जैसे ही GST नंबर डालेंगे, रिसिपेंट का नेम जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और नेम इन मास्टर का ऑप्शन आएगा। तो अगर मास्टर में कोई नेम आप सेव करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। सो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद इनवॉइस की डेट क्या है, तो मार्च मंथ का है ये, तो लेट्स सपोज ये इनवॉइस की डेट आ गई। टोटल वैल्यू क्या है, तो टोटल वैल्यू 1,80,000
18,000 डाल देते हैं, 1 लाख की सर्विस और 18,000 का वो आ गया। यहाँ टोटल इनवॉइस वैल्यू में आपको ध्यान रखना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू में काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये जो वैल्यू आएगी क्या ये इंक्लूडिंग जीएसटी होगी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगी। सर इनवॉइस वैल्यू जो होती है ना वो टोटल वैल्यू होती है, ग्रैंड टोटल जिसको हम बोलते हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी जो वैल्यू आप यहाँ डालोगे उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होगा। 1 लाख की हमने सर्विस दी है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो जो इनवॉइस बना है वो 1,18,000 का है और हमने टोटल अमाउंट 1,18,000 इनवॉइस वैल्यू में मेंशन करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है और सप्लाई टाइप भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आईआरएन में आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपने ई इनवॉइस बनाया है तो वहाँ से डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट होकर आ जाता है। उसके बाद नीचे अब बारी आती है आइटम डिटेल्स की, कि कितनी आइटम है वो आपको यहाँ पर डालनी है। सो अगर अलग अलग आइटम है, एक इनवॉइस के अंदर अलग अलग आइटम भी हो सकती हैं, तो आप वो अलग अलग आइटम वाइज डिटेल्स भी यहाँ पर डाल सकते हो। अगर एक ही आइटम है, जैसे हमारे केस में 18% का है और 18% 1 लाख की हमने सर्विस दी है और 18% 9% CGST 9% SGST, बिकॉज सेम स्टेट में जब सप्लाई होती है तो CGST और SGST लगता है। तो हमारा जो ये क्लाइंट है ये भी दिल्ली का है और हम जिसका GST फाइल कर रहे हैं वो भी दिल्ली में ही है, तो 9% और 9% हो जाएगा वो, ठीक है। 9,000 और 9,000 इन तीनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से। 1 लाख रुपीज़ प्लस 9,000 प्लस 9,000 इज़ 1,18,000, जो कि हमने टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर मेंशन किया था, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सेव करना होता है। हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई सक्सेसफुली। दोबारा से आपको ऑप्शन आ जाएगा डालने का, आप सेम क्लाइंट की डालना चाहते हो, सेम क्लाइंट का दूसरा, बिकॉज आपको तो जितने इन्वॉइसेस है वो डालने पड़ेंगे। अगर 20 इन्वॉइस है तो 20 इन्वॉइसेस की डिटेल आपको एक एक करके इस तरीके से डालनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वॉइसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत होती है ऑनलाइन सबको एक एक करके डालना, बिकॉज ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तब हम यूज़ करते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी का, ठीक है। सो इस तरीके से आप B2B में डेटा अपना डालेंगे। दूसरे क्लाइंट का डालना है तो इसको क्रॉस कर दीजिए और दूसरे क्लाइंट का जीएसटी नंबर डालिए एंड देन आप यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो हम जाते हैं एक बार बैक और चेक करते हैं हमारी डिटेल। देखो डिटेल हमारी एक्सेप्ट हो गई है सक्सेसफुली, डिटेल्स हमारी रिसिपेंट की डिटेल आ गई, ट्रेड नेम आ गया, टैक्स पेयर, प्रोसेस रिकॉर्ड, एक इन्वॉइस डाला है हमने इस जीएसटी के अगेंस्ट। अगर नंबर ऑफ इन्वॉइसेस होते हैं तो जितने इन्वॉइसेस हैं वो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कोई एरर है या कोई इशू है यहाँ पर तो वो पेंडिंग एरर्स के अंदर आपकी फाइल चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है इन्वॉइसेस यहाँ पर ऐड करने होते हैं टेबल नंबर 1 B2B सप्लाई के अंदर, ठीक है सर। बैक आ जाइए। उसके बाद चलते हैं, इसको अगर आपको एडिट करना है आप एडिट भी कर सकते हो इस इन्वॉइस को। यहाँ नंबर इस पर क्लिक कीजिए और ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एडिट का। सो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स को अगर आपको जो भी एडिट करना है, इन्वॉइस नंबर, वैल्यू, वो आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो आप इन्वॉइस को। बैक जाते हैं एक बार एंड अब चलते हैं अपनी सेकंड टेबल के ऊपर जो कि है B2C की टेबल। अब B2C के अंदर आपको डालने होते हैं जो आप डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई आपने की होती है वो। अब B2C की ना 2 टेबल आपको दिखेंगी, इधर देखिए। एक तो टेबल नंबर 5 होगी और एक टेबल नंबर 7 होगी। सर ये क्या बात हुई, दो टेबल्स क्यों हैं B2C की? बिकॉज B2C को बाइफरकेट किया हुआ है B2C लार्ज में और B2C स्मॉल में, ठीक है, या B2C अदर्स में। तो जो B2C लार्ज वाले इन्वॉइसेस होते हैं वो आते हैं टेबल नंबर 5 के अंदर और B2C स्मॉल वाले होते हैं वो आते हैं टेबल नंबर 7 के अंदर। अब यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू और है, B2C लार्ज तो टेबल 5 में आते हैं लेकिन वही आते हैं जो कौन से होते हैं आपके लोकेटेड इंटरस्टेट सप्लाई आपकी खाली यहाँ पर आती है। इसकी हेडिंग को एक बार ध्यान से पढ़िए। टेबल 5 के ऊपर एक हेडिंग है, taxable outward supply to a unregistered person where place of supply is other than the state where supplier is located। तो हमारे केस में हम दिल्ली में लोकेटेड है, जिसकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो पर्सन दिल्ली का है, ठीक है। और जिस पर्सन को वो सप्लाई कर रहा है वो पर्सन भी अगर दिल्ली का ही है तो वो टेबल 5 में नहीं आएगा, तो वो जाएगा टेबल नंबर 7 में। तो पहली चीज़ तो वो इंटर स्टेट होना चाहिए। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट सेम स्टेट के अंदर। सो इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज मत होना। जैसे इंटरनेशनल मैच होता है तो इंटरनेशनल मैच होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो इसी तरीके से 2 स्टेट जो होते हैं, जब स्टेट डिफरेंट हो जाता है तो उसको इंटर बोलते हैं और जब स्टेट सेम रहता है तो उसे इंट्रा बोला जाता है। टेबल 5 के अंदर ना इंटर स्टेट की एंट्री जाती है ओनली, इंट्रा स्टेट की एंट्री नहीं जाती है,
ठीक है, पहली कंडीशन टेबल 5 के लिए है कि वो इंटर स्टेट होनी चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन जो है वो है टेबल नंबर 2.5 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस वैल्यू होनी चाहिए। आपकी जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। यानी टेबल नंबर 5 में अगर आपको डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है ना, तो जो इनवॉइस है आप चेक कीजिए क्या वो इनवॉइस की जो टोटल ग्रैंड टोटल है, जो इनवॉइस वैल्यू यानी इंक्लूडिंग जीएसटी जो उस इनवॉइस की वैल्यू है, क्या वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। आंसर आता है यस। फिर चेक कीजिए क्या वो इंटर स्टेट है। आंसर आता है यस, तब वो जाएगा टेबल नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड करना होगा, और ऐड रिकॉर्ड में आप प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है जीएसटी नंबर का ऑप्शन? बिकॉज ये B2C सप्लाई है ना, B2C लार्ज। B2B सप्लाई में आपको रिसिपेंट के जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, बट B2C सप्लाई के अंदर आपको रिसिपेंट के जीएसटी की ज़रूरत थोड़ी होती है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा सीधा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई में भी जब आप सर्च करने के लिए जाएंगे तो जिस स्टेट का जीएसटी आप फाइल कर रहे हैं, जैसे ये क्लाइंट मेरा दिल्ली का है, तो दिल्ली आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली टू दिल्ली तो इंट्रा स्टेट हो गया ना भाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई थोड़ी यहाँ पर आएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आप जाइए और उसके बाद दिल्ली को देखोगे ना, दिल्ली मेरा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। दिल्ली मेरा जो है इधर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मेरा जो है हल्का सा ब्लर हो रखा है, मतलब दिल्ली को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर ओनली B2C इंटर स्टेट सप्लाई डालनी है, इंटर स्टेट सप्लाई जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा की है। ठीक है, तो दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे गुजरात हमने सेलेक्ट कर लिया। इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वो आप डालेंगे, इनवॉइस की डेट डालिए, उसके बाद टोटल इनवॉइस की वैल्यू क्या है। अब अगर टोटल इनवॉइस की वैल्यू आपकी 2.5 लाख से कम है तो वो आप यहाँ नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज उसके लिए टेबल नंबर 7 है। यहाँ पर आपको डालना है तभी जब टोटल इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा की होती है। ठीक है, जैसे 11,80,000, 10 लाख का 18% हो गया ना, सो आप 10 लाख डालेंगे यहाँ, और आपका यहाँ पर 1,80,000 का जीएसटी आ जाएगा, 11,80,000 का यहाँ टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। देन आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं 2.5 लाख से कम की इनवॉइस वैल्यू डाल करके चेक करूं क्या वो सेव हो जाएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो इनवॉइस नंबर डाल देते हैं और इनवॉइस की डेट डाल देते हैं, और टोटल इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से कम लेते हैं, 2,49,000। क्या वो यहाँ पर आ जाएगा? आंसर तो 2,49,000 में तो खैर हमारी कैलकुलेशन सही नहीं बैठेगी। 1,18,000 ये हम डाल देते हैं। ठीक है, और 1 लाख की मान लो ये सप्लाई। क्या ये डेटा मेरा सेव हो जाएगा यहाँ पे? बोलिए येस और नो। नहीं सेव होगा, बिकॉज यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा का जब इनवॉइस होगा वही सेव होगा। ये मुझको एरर देगा, देखना जैसे ही मैं सेव करने के लिए जाऊँगा ना मेरे को एरर आ जाएगी। ये देखो, इनवॉइस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2,50,000 रुपी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ना, ये वाली वैल्यू जो आपकी आ रही है ये ग्रेटर देन 2,50,000 होनी चाहिए। अच्छा सर, अगर टैक्सेबल वैल्यू कम है और टोटल इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा है, क्या तब ले लेगा? जैसे कि मान लो 2,40,000 का हमने दिया और 43,200 हमारा IGST आ गया, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2,40,000 प्लस 43,200, तो यानी 2,83,000 आ गया, 2,83,200 आ गया हमारा। क्या अब पोर्टल इसको एक्सेप्ट कर लेगा? एक चीज़ नोट करना, टैक्सेबल वैल्यू हमारी 2.5 लाख से कम है, बट टोटल इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो पोर्टल यहाँ पर आपकी फिगर्स को एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज टोटल इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो पोर्टल इसको एक्सेप्ट, देखो प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया। अब आप बैक करेंगे, 2 इनवॉइस हमारे यहाँ सेव हो चुके हैं, 11,80,000 का एंड 2,83,000 का। ठीक है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी कम है यहाँ पर, बट वो हमारा सेव हो गया। लेकिन दोनों इंटर स्टेट है, दोनों के केस में IGST आपको दिख रहा होगा, CGST और SGST यहाँ नहीं आ सकते हैं, बिकॉज सेम स्टेट अगर पड़ गया तो आप टेबल 5 का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आपको समझ में आया टेबल 5 में और टेबल 7 में क्या डिफरेंस होता है। अभी टेबल 7 को थोड़ी देर में समझेंगे। टेबल 5 के बाद अब बारी आती है टेबल नंबर 6A की, जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट्स के इन्वॉइसेस डालने होते हैं।
तो जो भी आपके इन्वॉइसेस है वो आप यहाँ डालेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपना इन्वॉइस नंबर डालेंगे, उसके बाद इन्वॉइस की डेट डालेंगे एंड देन पोर्ट का कोड डालना होगा। जब भी आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट वाले केस में आपको क्या करना होता है, पोर्ट कोड देना होता है और शिपिंग नंबर होता है आपका। शिपिंग बिल जाता है तो उस शिपिंग बिल का नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद में टोटल इन्वॉइस की वैल्यू कितनी है, ये तो सेम आपका पहले की तरह जाएगा। एंड सप्लाई टाइप यहाँ आएगा। जीएसटी की पेमेंट आपने यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट के केस में, मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था। एक होता है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर आपने एलयूटी फर्निश की हुई है तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स पे सेलेक्ट करके खाली यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल दीजिए। अगर आपने एलयूटी फर्निश नहीं की है तो उस केस में आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पर जो है डालना पड़ेगा। और जिस भी हेड में अगर 18% में है या 5% में है तो वहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे तो आपका टैक्स आ जाएगा एंड देन इसको आप सेव करेंगे तो आपको टैक्स की पेमेंट करनी होगी वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर आप बैक करेंगे एक बार। अब बारी आती है टेबल नंबर 7 की, B2C अदर्स। टेबल 7 को ध्यान से समझिए। टेबल 7 में जो आपको डालना होता है डेटा, वो डालना होता है रेट, स्टेट वाइज और रेट वाइज डेटा आपको यहाँ पर डालना होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वैसे स्मॉल इन्वॉइसेस आते हैं, लेकिन अगर सेम स्टेट है तो वहाँ पर लार्ज इन्वॉइसेस भी आ सकते हैं, बिकॉज सेम स्टेट के लार्ज इन्वॉइस टेबल 5 नहीं लेता है। इसीलिए टेबल 7 को ना जीएसटी पोर्टल पे आप देखोगे टेबल 7 को B2C स्मॉल नहीं लिखा हुआ। ये B2C स्मॉल के लिए नहीं है, B2C अदर्स के लिए है। बिकॉज अगर यहाँ पे आप स्मॉल लिख दोगे, वैसे जब हम इसकी यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं तो यूटिलिटी के अंदर B2CS ही लिखा होता है, मतलब B2C स्मॉल इन्वॉइसेस ही लिखा होता है। बट पोर्टल पे आपको स्मॉल इसलिए देखने के लिए नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पर लार्ज इन्वॉइसेस भी आ सकते हैं। 2.5 लाख से ऊपर के इन्वॉइसेस भी आ सकते हैं टेबल 7 में। कैसे सर? अगर वो सेम स्टेट का होगा। जैसे दिल्ली का हमारा क्लाइंट है, दिल्ली का क्लाइंट है और दिल्ली में ही हमने सप्लाई कर दी है। मान लीजिए हमारा 5 लाख का इन्वॉइस था, हमने दिल्ली में ही सप्लाई कर दिया और B2C का इन्वॉइस था, वो डायरेक्ट कस्टमर को हमने बेचा, B2B का इन्वॉइस नहीं था वो। तो उस केस में टेबल 5 वो लेगा ही नहीं, बिकॉज टेबल 5 में तो आप सेम स्टेट का इन्वॉइस डाल ही नहीं सकते। तो हमको वो डालना पड़ेगा 5 लाख का इन्वॉइस टेबल 7 के अंदर। इसीलिए पोर्टल के ऊपर आप देखोगे टेबल 7 में B2C स्मॉल नहीं लिखा हुआ, B2C अदर्स लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है? 2 मेथड होते हैं, स्टेट वाइज और रेट वाइज। अब यहाँ पर आपको इन्वॉइस वाइज रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। मैंने आपको B2B के केस में एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके 200 इन्वॉइसेस हैं तो आपको 200 इन्वॉइसेस डालने पड़ेंगे, जब मैं आपको ये टेबल नंबर 4 समझा रहा था। लेकिन अगर वो B2C का इन्वॉइस है ना तो इस तरीके से काम नहीं होगा। B2C में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। B2C में आपको डेटा बाइफरकेट करना होगा स्टेट वाइज और फिर रेट वाइज, चाहे वो 1000 इन्वॉइसेज हो चाहे वो 2000 इन्वॉइसेज हो। सबसे पहले आपको स्टेट वाइज डेटा कलेक्ट करना है। जैसे दिल्ली के अंदर मान लीजिए आपके 1000 इन्वॉइसेज आपने काटे, B2C के थे सारे। बात B2C की हो रही है, टेबल 7 ओनली B2C के लिए है, B2B में मत कंफ्यूज होना। तो टेबल 7 के अंदर जब हम गए तो यहाँ पर 1000 इन्वॉइसेस हमने दिल्ली के अंदर काटे। तो आपको 1000 इन्वॉइस एक अलग अलग यहाँ पर मेंशन नहीं करने, आप सबका कंसोलिडेट बेसिस पर यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो 1000 इन्वॉइसेस में आधे इन्वॉइसेस जो है वो मेरे 18% जीएसटी के हैं, आधे इन्वॉइसेस मेरे 5% जीएसटी के हैं। समझ रहे हो? मान लो मैं 2 प्रोडक्ट बेचता हूँ, एक मैं बेचता हूँ टी शर्ट, जैसे फुटवेयर बेचता हूँ मैं। फुटवेयर और टी शर्ट क्लोथिंग में क्या होता है, 1000 रुपये से कम की क्लोथिंग होती है तो वहाँ पर होता है 5% जीएसटी का रेट। अगर 1000 से ज़्यादा का होता है तो 12% का जीएसटी का रेट होता है। ठीक है, तो मान लो मेरी कुछ टी शर्ट्स ऐसी हैं जो कि 700, 800, 900 रुपये तक की होती हैं और उसके ऊपर जीएसटी का रेट 5% लगता है। दूसरी तरफ कुछ टी शर्ट्स मेरी ऐसी हैं जो 1200, 1500, 2000 रुपये की टी शर्ट्स हैं, वहाँ पर मेरा 12% का जीएसटी लगता है। तो लेट सपोज आप पूरे इंडिया में माल बेच रहे हो, हर स्टेट में माल बेच रहे हो और आपके रेट भी 2 हैं, तो आपको रिपोर्टिंग फिर किस तरीके से करनी होगी? आपको एक्सेल डेटा मैं अभी बनाना नहीं सिखा रहा, डेटा के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन दूंगा, आज के सेशन का ही पार्ट है। मैं डेटा भी बनाना आपको सिखाऊंगा, लास्ट तक रुकना, बहुत सारी चीज़ें सीख करके जाओगे। अभी तो कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ आपका। जैसे दिल्ली है, दिल्ली मान लो आपने दिल्ली में सेल किया, मान लो आपने यूपी में, इन 2 स्टेट में आप सेल करते हो। ठीक है, तो दिल्ली और यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर आपने 5% का कितना किया,
और दिल्ली के अंदर आपने 12% का कितना किया ये निकालो आप। देन इसी तरीके से यूपी में आपने 5% का कितना किया एंड 12% का कितना किया, ये आप कैलकुलेट करो अलग अलग। तो इस तरीके से रिपोर्ट होगी। दिल्ली में 5% टोटल जितना है, अब उस टोटल के अंदर 10 इनवॉइस भी आ सकते हैं, 20 इनवॉइस भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। बेसिकली आपको पाइवट टेबल यहाँ बनानी होती है। पाइवट टेबल से आप फिल्टर लगा के या फिर डायरेक्टली फिल्टर लगा लो आप। पाइवट टेबल से वैसे ये काम किया जाता है, जो कि मैं सिखाऊंगा आज। सो दिल्ली के अंदर 5% कितना है वो यहाँ आ जाएगा, दिल्ली के अंदर 12% टोटल कितना है वो यहाँ आ जाएगा, फिर यूपी में 5% यहाँ आ जाएगा, यूपी में 12% यहाँ आ जाएगा। ये 4 आपको कॉलम डालने पड़ेंगे। चाहे इन चारों के अंदर हो सकता है आपके 2000 इनवॉइसेज आ जाएं टोटल B2C के, लेकिन आपको यहाँ पर ओनली 4 डेटा जो है वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे दिल्ली पे क्लिक कर लेते हैं, मैंने जो एग्जांपल दिया, तो मान लो टोटल टैक्सेबल सप्लाई लिखनी है। अब हो सकता है वो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 500 इनवॉइसेस की हो, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जितनी भी आपकी, लेट्स सपोज 1 लाख की है, उसके बाद ये सप्लाई टैक्स जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। रेट आपको यहाँ पर मैन्युअली डालना पड़ता है, तो रेट हमारे केस में कितना है 5% लेट्स सपोज है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। दूसरा, दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि 18% की सप्लाई है, मान लीजिए 2 लाख की ये है। अब ये एक इनवॉइस का नहीं है, ये मल्टीपल इनवॉइसेस का डेटा है जो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रेट में आप जाएंगे, रेट में ये 12% है, तो 12% ये CGST और SGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, ये हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए थे, तो यूपी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश आपका लास्ट में मिलेगा। उत्तर प्रदेश टैक्सेबल वैल्यू जितनी भी है 20,000, तो उत्तर प्रदेश बिकॉज डिफरेंट स्टेट पड़ जाता है तो यहाँ IGST कैलकुलेट होगा। तो उसके बाद रेट करना है 5% वाला जो आ गया वो आ जाएगा। उसके बाद यूपी में 12% वाला जितनी सेल हुई है आपको वो यहाँ शो करना पड़ेगा। सो उत्तर प्रदेश में यूपी में 12% की सेल जितनी है वो करके आप सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इसको बैक करेंगे तो 4 डेटा सेट हमने डाले हैं। अब हो सकता है ये जो डेटा है ये हमारा 2000 इनवॉइसेस का हो, 1000 इनवॉइसेस का हो, बट हमको 4 डेटा सेट यहाँ पर बनाने पड़े टेबल नंबर 7 के लिए, बिकॉज यहाँ जो रिपोर्टिंग होती है वो स्टेट वाइज और रेट वाइज होती है। सबसे पहले स्टेट आ गया, उसके बाद रेट आ गया। सो दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली 5% अलग, 12% अलग, यूपी 5% अलग, 12% अलग। तो इस तरीके से हमको ये सारी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 7 के अंदर करनी होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके सर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेबल, जो कि होती है टेबल नंबर 8A, 8B, 8C और 8D। ध्यान करो, बेसिक वाला सेशन जब मैंने आपको समझाया था कि GSTR 1 के अंदर आपको एग्जाम सप्लाई भी डालनी होती है, नॉन GST सप्लाई भी डालनी होती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे टाइप की सप्लाई आपको डालनी होती है, जैसे निल रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और नॉन GST सप्लाई। तो देखो, जो टैक्सेबल सप्लाई होती है वो तो आपकी आती है इन टेबल्स के अंदर। जो टैक्सेबल B2B सप्लाई आप करोगे वो आप इस टेबल में डालोगे। जो टैक्सेबल B2C सप्लाई करोगे वो टेबल 5 प्लस टेबल नंबर 7 इन दोनों में डालोगे। जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो आप टेबल 6A के अंदर डालोगे। इसके अलावा आप कौन कौन सी सप्लाई बची, निल रेटेड सप्लाई होगी वो कहाँ डालोगे, एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसको कहाँ मेंशन करना है, उसके लिए होती है टेबल 8A, 8B, 8C और 8D। इसमें आपको जाना है, निल रेटेड, एग्जम्प्ट और नॉन GST सप्लाई डालनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बाइफर्केशन देना होता है कि कितने पर्सन आपने रजिस्टर्ड को कितनी की और अनरजिस्टर्ड को कितनी की, और इंटर कितनी है और इंट्रा कितनी है। देखो, 2 बाइफर्केशन देने हैं। पहला बाइफर्केशन इंटर इंट्रा का होगा, दूसरा बाइफर्केशन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का होगा। 4 केस आपके बन जाएंगे। देखो, इंट्रा स्टेट हो गया पहला तो आपका रजिस्टर अनरजिस्टर का, और इंटर स्टेट हो गया रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड का। इंट्रा और इंटर में तो कंफ्यूज नहीं हो। देखो, याद कैसे करना मैं सिंपली आपको बता दिया, मैंने कैसे याद किया। इंटरनेशनल मैच जब इंडिया का होता है किसी और कंट्री के साथ में, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री, तो इसका मतलब GST में कंट्री की जगह स्टेट हो जाएगा। जब एक स्टेट से दूसरी जगह दूसरे स्टेट की बात GST करेगा तो इंटर लिखा होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। जब सेम स्टेट की बात करेगा तो वहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के दोनों इंट्रा स्टेट सप्लाई हैं और नीचे के दोनों इंटर स्टेट सप्लाई हैं।
to a registered person to unregistered person, then interstate supply to registered person to unregistered person, and ये कैटेगरीज हैं आपकी रिलेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। कितने भी इनवॉइसेज हों आपके, यहाँ पर भी सेम आपको करना है, सबका टोटल लेना है। बाइफर्केशन आपको सबको इस तरीके से बस देना है, नंबर ऑफ इनवॉइसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन दो 2000-4000 इनवॉइसेज हैं, आपको यहाँ पर कंसोलिडेट फिगर डालनी है बेस्ड ऑन द बाइफर्केशन, जो यहाँ पर 4 बाइफर्केशन हमको दिए हुए हैं। ठीक है, राइट सर। मूविंग फर्दर, टेबल 8 हो गई हमारी। टेबल नंबर 9B। अब टेबल नंबर 9B में आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक होगा टेबल 9B डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और ये भी टेबल नंबर 9B है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। टेबल 9B में जो ये है वो है रजिस्टर्ड के लिए। अब रजिस्टर्ड मतलब जो आपके B2B सप्लाई थे उससे रिलेटेड जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो आपको इसमें डालने होते हैं। जो ये वाली टेबल है ना, इस वाले टेबल के रिस्पेक्ट में जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जाते हैं वो आपके यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है टेबल 9B, मतलब 9B ही है टेबल, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड। तो बेसिकली जो टेबल 5 के रिस्पेक्ट में जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं वो यहाँ जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आप एक चीज़ भूल गए। क्या भूल गया भाई मैं? इसके डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहाँ जाएंगे सर? टेबल नंबर 7 के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या कहाँ जाएंगे? वो इसमें नहीं जाएंगे अनरजिस्टर्ड में। आंसर इज नो, इस वाली टेबल में वो नहीं जाएंगे। जो टेबल नंबर 7 के रिस्पेक्ट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैं वो आपको टेबल नंबर 7 में ही एडजस्ट करवाने पड़ेंगे। ये क्या बात हुई सर? जैसे दिल्ली के अंदर आपकी 2 लाख रुपीज़ की सेल हुई और दिल्ली के अंदर आपके जो क्रेडिट नोट आए वो 5000 के आए, तो आप जो दिल्ली के अंदर फिगर डालेंगे टेबल 7 में, दैट वुड बी नेट वैल्यू, यानी 1,95,000 ही आप डालेंगे टेबल 7 में, ना कि 2 लाख अलग और 5000 अलग। तो टेबल 7 के लिए आपको नेट फिगर डालनी होती है। टेबल 7 में आपको नेट फिगर डालनी होती है। देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ोगे ना, टेबल नंबर 7 की हेडिंग एक बार पढ़ो, टैक्सेबल सप्लाईज लिखा है, आगे ब्रैकेट में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इसका मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को की एडजस्टमेंट करने के बाद में आपको फिगर डालनी है टेबल नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो सर ये अनरजिस्टर्ड है जो ये है, ये वाला, ये किसके लिए होता है? ये होता है टेबल नंबर 5 के लिए। जो इंटर स्टेट लार्ज सप्लाई आप करते हो ना, उसका क्रेडिट नोट अगर आप डाल रहे हो तो वो आपका यहाँ पर आता है। और जो ये रजिस्टर्ड वाला होता है इसमें तो टेबल 4 का जो इसके रिस्पेक्ट में डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है वो आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन माइंड में और आता है आप लोगों के, जो कि आना तो नहीं चाहिए, मैंने आपको बेसिक्स में भी वैसे क्लियर कर दिया था। सर परचेज के रिस्पेक्ट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमने बनाया है, उसको कहाँ डालेंगे जल्दी से बताइए। परचेज के रिस्पेक्ट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अगर आप बनाते हैं तो वो GSTR 1 में कहीं भी नहीं आता है, उसका ITC जस्ट आपको एडजस्ट करवाना होता है GSTR 3B के अंदर। बट GSTR 1 में आपको अपनी GSTR 1 में उसको कहीं पर भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज GSTR 1 जो है वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड रिटर्न है। इनवर्ड सप्लाई का कोई भी डेटा आपको नहीं डालना यहाँ पर GSTR 1 के अंदर। ठीक है, तो जो परचेज के रिस्पेक्ट में आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेंगे उसका कोई भी इम्पैक्ट आपको GSTR 1 में नहीं दिखाना है। मैं समझता हूँ ये क्वेरी आती है स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में मैंने GST का देखा था मुझे भी ये कन्फ्यूज़न आई थी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट परचेज के रिस्पेक्ट में जो हमने बुक्स में डाले हैं क्या वो भी डालने हैं R1 में। बट आंसर इज़ नो, बिकॉज R1 जो है वो आउटवर्ड रिलेटेड सप्लाई से ही, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खाली R1 में जाती है, एंड आप जो परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं डाल सकते हो। ठीक है सर, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है टेबल नंबर 11A। टेबल नंबर 11A के अंदर बेसिकली क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या सर जो एडवांस हमको मिला है क्या एडवांस के ऊपर भी GST लगता है? तो बेसिकली यहाँ पर 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपको एडवांस मिला है, दूसरा है गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको एडवांस मिला है। अगर आप गुड्स की सेल करते हो
एंड उस सिनेरियो में आपको एडवांस मिला है तो आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर सर्विसेज के ऊपर आपको एडवांस मिला है तो उस एडवांस पे आपको जीएसटी देने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो सर जीएसटी कैसे दे, बिकॉज अभी हम इसमें तो डाल नहीं सकते, इसमें तो इनवॉइस अभी बना ही नहीं है, तो ऊपर टेबल में तो हम कहीं डाल नहीं सकते। तो उस एडवांस की डिटेल आपको डालनी होती है टेबल 11A1 में, और 11A2 में आपको वो डिटेल डालनी होती है। ठीक है, कैसे डालनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक पार्टी से एडवांस लिया, टोटल 10 लाख रुपीज़ की बिलिंग थी, 10 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी, यानी 11,80,000 का जो है आपने काम करना है उसका। सर्विसेज का केस ले लेते हैं, 10 लाख की मैंने सर्विसेज देनी है, मतलब अभी इनवॉइस रेज नहीं हुआ, अभी जस्ट एडवांस मिल गया मेरे को मार्च मंथ के अंदर। इनवॉइस नेक्स्ट मंथ में रेज होगा, बट बिकॉज वो सर्विसेज हैं तो सर्विसेज के लिए तो मुझको वहाँ पर उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। मुझको 10 लाख में से 50% एडवांस मिल गया, तो मैंने 50% एडवांस 5,90,000 रुपये एडवांस ले लिया। टोटल 11,80,000 था, उसका 50% 5,90,000 रुपये मैंने क्या करा, एडवांस में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसमें से 5 लाख तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू थी, 90,000 रुपये जीएसटी मैंने एडवांस में वहाँ पर कलेक्ट किया। तो उसकी डिटेल्स अब यहाँ पर किस तरीके से जाएगी, आपको वो स्टेट वाइज डिटेल डालनी होती है। यहाँ पर आपको B2B और B2C का चक्कर नहीं होता है। तो जो मेरे को 5 लाख का एडवांस मिला, मुझे जस्ट ये बताना है कि कौन से स्टेट से वो मिला है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। दूसरा पर्सन चाहे रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, जो मुझे पेमेंट वो किस स्टेट का है बस ये बताना है मुझे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो मुझे यहाँ पर चेक करनी है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी है, जैसे आसाम या बिहार ले लेते हैं, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई आप डाल देंगे। उसके बाद आपको कितना एडवांस मिला और उसके ऊपर रेट क्या है, तो सर्विसेज के ऊपर 18% लगता है। 5 लाख का मेरी टैक्सेबल वैल्यू है एंड 90,000 का एडवांस मिला मेरे को। ठीक है, तो 90,000 का मेरा यहाँ पर ग्रॉस एडवांस एक्सक्लूडिंग टैक्स ना, मुझे 5,90,000 मिला, तो 5,90,000 टैक्सेबल वैल्यू थोड़ी है। मेरे को जो एडवांस मिला टैक्सेबल वैल्यू का वो 5 लाख रुपीज़ था एंड 90,000 रुपीज़ मेरा जीएसटी था। तो ये क्लियरली बोल रहा है कि ग्रॉस एडवांस रिसीव एक्सक्लूडिंग टैक्स को हटा करके। तो मुझे 90,000 का टैक्स एडवांस में मिला है और 1 लाख रुपीज़ की टैक्सेबल वैल्यू मिली है। तो टैक्स हटा करके जो मुझे एडवांस मिला दैट इज़ 5 लाख रुपीज़ एंड 90,000 का मेरा टैक्स है, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने 90,000 यहाँ सेव करा, ये आपकी आउटपुट टैक्सेबल लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और जीएसटीआर 3B के अंदर आपकी 90,000 की टैक्स लायबिलिटी बनेगी जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो 90,000 आपको 3B में जा करके पे करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव हो गई, ये इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो गई है, राइट। इसके बाद हम जाएंगे बैक। इसके बाद आपकी जो बाकी डिटेल्स है वो आप डालोगे, सेव करोगे, फाइल करोगे, फिर 3B में जाओगे। तो 3B में जाकर के आपको उस एडवांस जो है 90,000 का जो जीएसटी का एडवांस है उसकी पेमेंट आपको जीएसटीआर 3B में करनी पड़ेगी, राइट। अब एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये सारा काम आप कर दोगे, आपने रिटर्न फाइल कर दी। नेक्स्ट मंथ आप इनवॉइस इशू करोगे। इनवॉइस कितने का इशू करोगे, आंसर दीजिए जल्दी से बताइए। इनवॉइस तो पूरी अमाउंट का इशू किया जाएगा ना, 10 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी, 11,80,000 का इनवॉइस आप इशू करोगे, क्योंकि भाई दूसरी पार्टी को आईटीसी भी तो देना है ना। तो दूसरी पार्टी को आपने 10 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी का इनवॉइस इशू करा, वो इनवॉइस आप कहाँ डालोगे, B2B का अगर इनवॉइस था तो यहाँ पर आप डालोगे, इसको ही एडिट कर देते हैं, लेट सपोज इसको हम एडिट कर देते हैं और मान लो अब ये मैं नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, लेट सपोज अप्रैल मंथ की, हमारा अगला महीना भी जो आने वाला है वो अप्रैल मंथ है। तो अप्रैल मंथ में मैं क्या करूँगा, 10 लाख का उसको इनवॉइस इशू करूँगा। 90,000 ये आ गया, 90,000 ये आ गया, लेकिन वो बिहार था ना, तो स्टेट भी चेंज कर देते हैं, यहाँ से बिहार ले लेते हैं, ये बिहार आ गया। ठीक है, तो टोटल अब यहाँ पर आ जाएगा 10, टोटल IGST 1,80,000 का आ जाएगा। इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। अब अप्रैल मंथ में ये तो आ नहीं रहा होगा, ये तो मार्च मंथ में हमने डाला था ना, इसको अपने को डिलीट करना पड़ेगा।
मतलब ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, अप्रैल मंथ में थोड़ी आएगा जब अप्रैल मंथ में आपने कुछ डाला ही नहीं। अप्रैल मंथ में लेट्स सपोज आपको कोई एडवांस नहीं मिला तो अप्रैल मंथ में आपका यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर डाल दी, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पर डाल दी 10 लाख रुपीज़, मेरा IGST बन गया 1,80,000 रुपये का। आपके माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया? ये मैं आपको अप्रैल मंथ का दिखा रहा हूँ, एग्जांपल अप्रैल मंथ का दे रहा हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसमें से 90,000 तो मैं पिछले महीने पे कर चुका ना? नहीं, आपने पे किया ना 90,000। मैंने टेबल 11 में अभी डाला था मार्च मंथ में, मैंने बोला था आपको 3B में पे करना है, आपने पे किया होगा। तो क्या आप दोबारा से 1,80,000 पे करोगे? आंसर इज नो। इसमें से 90,000 आप पे कर चुके हैं। तो अप्रैल मंथ में आपको क्या करना होगा, मैं आपको पूरी एंट्री बता रहा हूँ सर, कोई नहीं बताता, आप पूरा यूट्यूब देख लेना। इतनी डिटेल में ये सारी एंट्रीज अगर कोई बता देना तो मैं क्या बोलूँ उसका चैनल देख लेना, मेरा मत देखना, और मैं क्या बोल सकता हूँ। अब देखो अप्रैल मंथ में आप क्या करोगे, टेबल 11B1 11B2 एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, इसमें आपको उसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब एडजस्टमेंट में के लिए आप जाओगे, ऐड स्टेट वाइज डिटेल डालोगे, यहाँ पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करोगे बिहार, बिहार का ही तो था ना पिछले महीने, बिहार हमने ये सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद 18% में 5 लाख का था ना, वो सेम वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 90,000 यहाँ आ जाएगा। इसको अब आप सेव करोगे, ये सेव हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब आपकी 5 लाख की यहाँ आ गई, 90,000 यहाँ आ गई। ये आपने एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में डाला है, एडवांसेस में नहीं डाला, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में डाला है। तो ये एडजस्टमेंट हुई है एडवांस की। कौन सा एडवांस? जो पिछले महीने जिस पे हमने टैक्स पे कर दिया था। जब प्रीवियस मंथ में हमने 11A के अंदर डेटा डाला तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन गई थी, लेकिन अब जब हमने वही अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है तो ये अमाउंट हमारी माइनस हो जाएगा। मतलब जितनी टैक्सेबल वैल्यू मेरी बनेगी ना यहाँ से, उसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला अमाउंट। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो 1,80,000 में से 90,000 माइनस होगा। मुझको 90,000 ही तो पे करना था ना भाई, 90,000 तो पे करूंगा ना। 90,000 मैंने मार्च में पे कर दिया, 19,000 अब मैं अप्रैल में पे करूंगा। परफेक्ट, समझ गए आप एडवांस का जो ट्रीटमेंट होता है वो GST में किस तरीके से किया जाता है। जो गुड्स के रिस्पेक्ट में एडवांस मिलता है वहाँ पे आपको एडवांस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ एडवांस पर टैक्स नहीं लगता है, GST नहीं लगता है। लेकिन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर आपको एडवांस मिल रहा है, इन दैट सिनेरियो एडवांस भी डालना है और नेक्स्ट मंथ में उसकी एडजस्टमेंट भी करनी है आपको, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट टेबल आती है टेबल नंबर 12, जहां पर HSN वाइज समरी आपको देनी होती है। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपको यहां पर देना होता है। और यहां पे आपको कैसे डालना होता है, आपको HSN कोड डालना है। जैसे हमारे केस में अगर कोई HSN सेव होगा तो मैं दिखाता हूँ, ये 9992, ये हमारा वैसे होता है। जो भी आपका HSN कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम इन मास्टर में अगर आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। अच्छा, क्वांटिटी हमारे केस में क्यों नहीं आ रहा? QUC का मतलब होता है क्वांटिटी। हमारे केस में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज जो HSN हमने डाला ना ये बेसिकली SAC कोड है। SAC मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड है। तो सर्विसेज के केस में क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? सर्विसेज को क्वांटिफाई नहीं किया जाता है, आपको भी पता होगा, क्वांटिफाई किया जाता है गुड्स को, इसीलिए यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ गया। अगर यहाँ पर आप कोई HSN कोड डालोगे गुड्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी कि वो पीसेस में है, डजन्स में है, पैकेट्स में है, यूनिट्स में है, वो आप मेंशन कीजिए। उसके बाद उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है, बिकॉज हमारे केस में ये सर्विस है तो सर्विस के केस में 0 आ गया, अदरवाइज आपको क्वांटिटी यहाँ डालनी पड़ती। उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो डाल देंगे आप, उसके ऊपर रेट क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, IGST कितना लगा वो डालेंगे आप, सेंट्रल टैक्स कितना लगा वो डालेंगे, स्टेट टैक्स कितना लगा वो आएगा और सेस यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप सेव कर देंगे, ऐड करेंगे। और मल्टीपल आइटम भी यहाँ सेव हो सकते हैं बिकॉज हो सकता है आपके मल्टीपल HSN कोड हो या फिर रेट्स आपके अलग अलग रेट हो, तो आपको नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। कब मैंडेटरी है कब मैंडेटरी नहीं है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। HSN वाले जो टेबल है ये आपकी मैंडेटरी है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर 5 करोड़ से कम भी है आपकी टर्नओवर और आप सप्लाई जो कर रहे हो वो B2B सप्लाई करते हो तब भी आपके लिए मैंडेटरी है टेबल नंबर
12 HSN वाइज समरी। ठीक है, इस तरीके से आप HSN वाइज समरी को में डेटा डाल सकते हैं। देन बारी आती है टेबल नंबर 13 की, डॉक्यूमेंट इशूड की। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, क्या सर टेबल नंबर 13 मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? देखो, लॉ में इस पॉइंट से रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है कि टेबल 13 मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, लेकिन अगर कोई फॉर्म दिया हुआ है तो वो फॉर्म आपको कंप्लीटली फिल करना चाहिए। और डॉक्यूमेंट इशू आप करते हो तो हर डॉक्यूमेंट पे इतना मैंडेटरी ज़रूर है कि आपको सभी इन्वॉइसेस के ऊपर इन्वॉइस नंबर डालना है। अब अगर इन्वॉइस नंबर सारे इन्वॉइसेस पर डालना है तो उसको रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी ही माना जाएगा। ऑनलाइन सेलिंग जब आप करते हो ना, तब आपके वो चैलेंज आता है यहाँ डालने का। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ टेबल 13 में डॉक्यूमेंट इशू डालिए। कैसे डालना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं आपको, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और उसके अलावा बहुत सारे आ जाएंगे। देखो, आउटवर्ड सप्लाई आ गई। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो आपकी बिल बुक होती है वो अलग होती है, उसकी सीरीज़ अलग होती है, तो उसके लिए आप अलग डाल सकते हो। रिवाइज इनवॉइस की सीरीज़ अलग होती है तो वो आप अलग से डाल सकते हो। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आ गया। रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर आप डाल सकते हो। रिफंड वाउचर है। डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क है, वो आप यहाँ डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल वाला केस है तो वो आप यहाँ डालेंगे। डिलीवरी चालान इन केस ऑफ लिक्विड गैस के लिए आपने अलग से सीरीज़ बनाई हुई है। डिलीवरी चालान इन केस ऑफ बाय वे ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग 9 और 10 के अलावा 9 से लेकर 11 तक कोई और सप्लाई है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन उन्होंने दिए हैं ऐड करने के, तो आप ऐड कर सकते हो। मल्टीपल आपकी सीरीज़ है, या आपकी बिल बुक आपकी भर गई, आपने दूसरी बिल बुक बनाई जो कि नई सीरीज़ नंबर से थी, नई सीरियल नंबर से थी, तो आप नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे और ऐड डॉक्यूमेंट में जाओगे और यहाँ पर आपको डालना है फ्रॉम से टू तक। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इन्वॉइसेस जो कट हुए, जैसे FTP, जो भी आपकी मतलब सीरीज़ नंबर आपको डालना है, यहाँ से FTP 2024-25 इनवॉइस नंबर 565 से लेकर के, और हमारे यहाँ बने कितने 575, टोटल कितने इन्वॉइसेस हो गए? टोटल 10 इन्वॉइसेस हमने इशू किए, और उसमें से कैंसिल कितने हुए? मान लीजिए 2 इन्वॉइसेस हमारे कैंसिल हो गए, तो नेट इशूड 1 आ गया। कोई दूसरी सीरीज़ भी आपकी चलती है, मान लीजिए हर स्टेट की आपने अलग अलग बना रखी है सीरीज़, जैसे ये मेरी दिल्ली की सीरीज़ हो गई, लेट सपोज ये मैंने D डाल दिया, और यहाँ पर भी मैंने D डाल दिया, और दूसरी मेरी सीरीज़ है यूपी की, तो ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे हम, एंड जो भी यूपी की सीरीज़ है, यूपी के बिल बुक से आपको देखना है, यहाँ पे आपको यू सेलेक्ट करना है, और उसके इन्वॉइस मान लीजिए 125 से एंड 130, तो बेसिकली यहाँ पे 11 इन्वॉइसेस होंगे इंक्लूडिंग, क्योंकि ये वाला इन्वॉइस भी इंक्लूड होगा, ये वाला इन्वॉइस भी इंक्लूड होगा, टोटल 11 हो गए। इसमें से 2 कैंसिल हुआ, 9 आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ भी 125 से 130 है, तो आप जो है आपके 6 इन्वॉइसेस टोटल यहाँ पर जाएंगे, एंड जितने कैंसिल हुए, मान लीजिए कोई कैंसिल नहीं हुआ, तो टोटल 6 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट इशू डालना है। ये रजिस्टर्ड वाला हो गया, अनरजिस्टर्ड का अलग से आप डालेंगे, रिवाइज इनवॉइस का डालेंगे, डेबिट नोट का डालेंगे, क्रेडिट नोट का डालेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव कर देंगे, एंड इसको बैक कर देते हैं, ये डेटा हमारे यहाँ सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15, जो कि अभी रिसेंटली नई टेबल ऐड हुई है GSTR 1 के अंदर। टेबल 17 जो होती है वो सप्लायर्स के लिए होती है, टेबल नंबर 15 जो होती है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए होती है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सप्लायर कौन होता है? देखिए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है इंडिया के अंदर, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, तो स्नैपडील हो गए, ये सारे मार्केट प्लेस हैं। इनको बोला जाता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ध्यान में रखिएगा, ये ऑपरेट करते हैं, दे आर ऑपरेटर्स। दूसरी तरफ जो पर्सन इन मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने लिस्टिंग की हुई है अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो मैं कौन हूँ? मैं सप्लायर हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन सेलर हूँ। वैसे जनरल टर्म्स में इसको ऑनलाइन सेलर बोला जाता है। मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ, और टेक्निकल टर्म्स में इसको बोला जाता है मैं एक सप्लायर हूँ। तो मेरे लिए जो एप्लीकेबल टेबल है दैट इज़ टेबल नंबर 14। टेबल 14 में मुझको अपनी डिटेल्स डालनी है, एंड टेबल 15 जो है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर को फिल करना है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में सप्लाईज दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वो कौन सी होती हैं। पहले टेबल नंबर 14 देखो, जो कि मुझे भरनी है अगर मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ।
अगर मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ, जैसे B2C सप्लाई होती है ऑनलाइन सेलिंग पे, मान लीजिए, वो तो मेरी टेबल 7 में आएगी। अगर आप अमेज़ॉन पर करते हैं तो अमेज़ॉन पे B2B सप्लाई भी होती है, और B2B सप्लाई आप इसमें दिखाओगे, ठीक है। तो B2B सप्लाई आपने यहाँ भी दिखा दी, यहाँ भी दिखा दी। क्या सर दोबारा से मुझको वो सप्लाई टेबल 14 में दिखानी है? यस, टेबल 14 कैलकुलेशन में यूज़ नहीं की जाती। देखो यही तो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिसके लिए मैं टाइम ले रहा हूँ। मुझको अगर रिटर्न फाइल 10 मिनट लगते हैं रिटर्न फाइल करने में, मेरी टीम डेली की 50 रिटर्न 100 रिटर्न फाइल करती है, और मैं भी एक टाइम पे 100 रिटर्न फाइल करता था डेली की, और आप भी करते होंगे अगर आप काम कर रहे हो। लेकिन ये बारीक चीज़ें जो है ना, ये जब आप काम करते हो और जब आप डेली की 100 रिटर्न फाइल करते हो ना, तब आपको पता होती हैं ये चीज़ें। और जब आपके पास क्लाइंट भी मल्टीपल अलग अलग तरीके का क्लाइंट होता है, तब आपको ये चीज़ें पता होती हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। और टेबल 14 तो अभी नई आई है, जनवरी 24 से ही ऐड हुई है। तो बेसिकली टेबल 14 में आपको क्या है, अंदर जाना है। एड मैं अगर सेलर हूँ तो मुझको यहाँ ऐड करनी है डिटेल, लायबल टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52, इसके अंदर जाएगी डिटेल। जो मैं सेलिंग करता हूँ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर जो गुड्स की सेलिंग करता हूँ, वो सेक्शन 52 इसके अंदर जाएगा। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में जो स्विगी जोमेटो पे अगर मैं कोई सेलिंग कर रहा हूँ, तो तब मुझे लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वालों को कैसे रिपोर्ट करना है? जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेलिंग जो करते हैं सेलर, उनको यहाँ पर आपको सेक्शन 52 में जाना है, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ई कॉमर्स का GST नंबर डालना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर डालना है। यानी जैसे मैं अमेज़ॉन पे बेच रहा हूँ अगर, तो अमेज़ॉन का जो GST नंबर है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और ट्रेड नेम अपने आप आ जाएगा। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आपने की है, नेट वैल्यू मतलब जितना रिटर्न आया वो वापस करके जो आपकी सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। IGST, CGST, SGST एंड सेस। इसके लिए वैसे मैंने एक सेशन बनाया हुआ है, और मैं एक डिटेल सेशन ऑनलाइन सेलर की GST फाइलिंग के लिए वैसे ही बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। उसमें मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन आपको एक्सेल में करके दिखाऊंगा, कैसे आपको ये कैलकुलेट करना होता है और कैसे यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है टेबल नंबर 14 के अंदर, ठीक है। तो वो डिटेल के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं किसी सेपरेट सेशन में आपको वो सिखा दूंगा। तो जितने भी आप मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेव करके ऐड कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में स्विगी जोमेटो पे आप सेलिंग करते हैं, उसकी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उनका GST नंबर डालिए और उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए। उसके बाद में टेबल 14 के बाद बारी आती है टेबल नंबर 15 की। अब टेबल 15 के अंदर भी सेक्शन 9(5) की सप्लाईज ही आती हैं, लेकिन टेबल 15 किसके लिए मैंडेटरी है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। टेबल 15 फिल करनी होती है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, यानी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो इसमें नहीं आएंगे। सेक्शन 9(5) में कवर होते हैं आपके स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गए, उबर हो गए, और आपके ओयो वगैरह, होटल्स एकोमोडेशन सर्विस हो गया, अर्बन कंपनी हो गई, ये सब कवर होते हैं। ये वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर टेबल 15 में कवर होते हैं। उनको टेबल 15 के अंदर डेटा डालना होता है। 4 तरीके से बाइफर्केशन है। जो उन्होंने रजिस्टर टू रजिस्टर सेल करी वो यहाँ आएगी, रजिस्टर टू अनरजिस्टर यहाँ, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड यहाँ, और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड को करिए वो यहाँ आएगा। मतलब उनके पोर्टल पर अगर कोई, जैसे अर्बन क्लैप है, अर्बन क्लैप पे जो उनके पार्टनर्स उनको बोलते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, वो भी अनरजिस्टर्ड है, जिसको सर्विस दी गई वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ होगी। अगर अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को दी है, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी है। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड का मतलब तो B2C हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड B2B हो गया, ठीक है। B2B का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं सर्विस दे रहा है, उसके पार्टनर देते हैं ना भाई। अर्बन क्लैप पे किस तरीके से काम होता है, अर्बन क्लैप के पार्टनर्स होते हैं जो सर्विस दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ कस्टमर होता है। अब कस्टमर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, कस्टमर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, इसी तरीके से पार्टनर रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और पार्टनर अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। तो 4 केस बन गए ना, वही 4 यहाँ पर केसेस अलग अलग रिपोर्ट करने होते हैं अर्बन कंपनी को, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, ठीक है। उनको रिपोर्टिंग करनी होती है। और इस तरीके से आपके सारे रिकॉर्ड्स जो ऐड करने की डिटेल्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद बारी आती है अमेंडमेंट वाली। देखो अमेंडमेंट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे अमेंडमेंट में ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की ना, उसी को आप अमेंड भी कर सकते हो। सिंपल मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था। अगर आपसे कोई गलती हो गई इनवॉइस नंबर डालने में, GST नंबर डालने में, या वट एवर द रीज़न, कोई भी आपसे अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को ठीक करने के लिए आप अमेंडमेंट का यूज़ कर सकते हैं और अमेंडमेंट वाले टेबल में डाल सकते हैं डिटेल। जैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे अमेंडेड B2B इनवॉइस है,
तो फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इनवॉइस नंबर डालना है जिस इनवॉइस में गलती हुई। तो जैसे मैं एक इनवॉइस ये वाला डाल देता हूँ एंड यहाँ अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास डिटेल आ जाएगी। अब ऊपर की डिटेल में ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जीएसटी नंबर आ जाएगा क्लाइंट का, बिकॉज ये एक्चुअल डेटा आ गया है। तो ये इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई उसकी, ये डेट आ गई। रिवाइज इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, रिवाइज डेट आपको चेंज करनी है यहाँ पे आप डाल सकते हो। इनवॉइस की वैल्यू आपको चेंज करनी है कि सर मैंने तो गलत जो है इनवॉइस वैल्यू डाल दी थी, वो आप चेंज कर सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको चेंज करनी है, यहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में अगर रेट गलत डाल दिया तो दूसरे रेट में डालना है तो रेट आप डाल सकते हो। तो वो चीज़ें आप जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हो। आपको जीएसटी अमेंड करना है तो जीएसटी भी चेंज करने का ऑप्शन ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो अमेंड करके आप सेव कर दोगे और उसके बाद जब रिटर्न फाइल कर दोगे तो ये डिटेल्स आपकी अमेंड हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अमेंडमेंट जो है वो मोस्टली आपको हर टेबल की अमेंडमेंट भी नीचे मिल जाएगी। HSN वाइज समरी की और इन सब की अमेंडमेंट नहीं होती है। जहाँ डिटेल्स आपने डाली थी, जहाँ टैक्सेबल सप्लाईज वाली बात थी, उनकी अमेंडमेंट आप खाली कर सकते हो। जैसे B2B की अमेंडमेंट ये टेबल 9A हो गई, उसके बाद 9A ये हो गई। B2C लार्ज टेबल 5 की अमेंडमेंट होती है ये। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस टेबल नंबर 6 इसकी अमेंडमेंट होती है। फिर अमेंडमेंट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ये वाले हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इसकी अमेंडमेंट जो है वो आपको यहाँ डालनी होती है। टेबल 10 के अंदर आपका अमेंडमेंट होती है टेबल 7 की। तो यहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाती है, मैं इसको भी बता दूँ। जैसे टेबल 7 है, मान लो आपका एक स्टेट था, एक स्टेट की सप्लाई आपने रिपोर्ट की दिल्ली की। दिल्ली की सप्लाई आपको रिपोर्ट करनी थी 1 लाख रुपए की और आपने वो गलत रिपोर्ट कर दी, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। टेबल 10 में आप जाएंगे, यहाँ सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कीजिए 23-24, कौन से मंथ में आपसे गलती हुई। लेट सपोज फेब में हमसे वो गलती हुई है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था उसका, सर दिल्ली का था। सो दिल्ली आप सेलेक्ट करेंगे, अमेंड रिकॉर्ड पे जाएंगे तो दिल्ली में आपने कितना डाला था वो आपको दिखा देगा। सर दिल्ली में हमने डाल दिया था 75,335.59, बट एक्चुअल में हमको यहाँ डालना था 1 लाख रुपीज़ और उसके ऊपर जीएसटी हमारा 9% और 9% यहाँ कैलकुलेट होकर के आता है। तो आप यहाँ पे चेंज करोगे 1 लाख कर सकते हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों करोगे एंड देन इसको सेव करोगे। अच्छा, इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी तो इफेक्ट होगी सर। आप एक पॉइंट सोचो, आप अमेंडमेंट कर रहे हो, मान लीजिए मैं 75 लाख का यहाँ पर 1 लाख कर रहा हूँ, तो अप्रॉक्स 25,000 मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया ना, जिसकी वजह से मेरा टैक्स भी तो बढ़ गया होगा। टैक्स भी तो बढ़ेगा, मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये टैक्स मेरा एडजस्ट होगा GSTR 3B में, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जितना भी मेरा टैक्स बन रहा होगा उसमें ये वाला टैक्स ऐड हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर लेट सपोज ये अमाउंट मैं कम कर देता हूँ, तो अगर मैं ये अमाउंट कम कर दूंगा तो मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा। तो GSTR 3B में जो ऑटो पॉपुलेट होकर के जाएगी फिगर, वहाँ पर भी वो अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट जहाँ पर टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा ना अमेंडमेंट में, अगर टैक्स कम ज़्यादा होगा तो वो टैक्स से आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी इफेक्ट होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आपको। एंड इसको बैक कर दीजिए। तो जो जो अमेंडमेंट आप डालना चाहते हैं वो अमेंडमेंट आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद ई इनवॉइसिंग की अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। और उसके बाद आप यहाँ से जनरेट समरी पे क्लिक करते हैं। तो जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी समरी यहाँ से जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे तो अभी फाइल नहीं होगी, यहाँ पे आपके पास ओवरव्यू आएगा। आप एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं सारी चीज़ों का। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था, RCM वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं लीगल सर्विस देता हूँ, मैंने दूसरी पार्टी का डाल करके कर दिया, तो देखो टेबल 4A के अंदर आपकी फिगर आ रही है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज। मतलब यहाँ पर 1,80,000 रुपीज़ मुझको पे करने हैं अपनी जेब से। ठीक है, 1,80,000 रुपीज़ टोटल सप्लाई मेरी। नीचे देखो टोटल टैक्सेबल, टोटल लायबिलिटी मेरी जो आएगी वो आएगी 3,15,000 की। तो 3,15,000 में B2B B2C सारा ऐड करके आएगा, राइट। सो मेरा B2B का 1,80,000 है और 2,23,200 का ये है। और टेबल 7 के अंदर आ रहा है ये IGST, और ये भी मेरा IGST आ रहा है, और इसमें मेरा CGST और SGST आ रहा है। ठीक है, ऐड कर देता हूँ चलो मैं आपके लिए, सो दैट एक बार आपको ना वो जो RCM वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था वो क्लियर हो जाएगा। 1,18,232 प्लस 2,200 रुपीज़ ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कोई और हो तो। और ये एडवांस की एडजस्टमेंट भी यहाँ पर हो गई 90,000 की ही, तो ये 90,000 माइनस हो जाएगा।
3,24,400। तो आप नेट देखेंगे 3,15,400 आ रहा है। तो एक एडजस्टमेंट शायद हमसे 24, 15, 5 और 9,000 की एक एडजस्टमेंट और रह गई है। वो एक एडजस्टमेंट कौन सी है देख लेते हैं। 90,000 ये हो गया, 2,200 ये हो गया, और टेबल 5 के अंदर 2,23,200, 1,80,000। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 2,23,200 प्लस 2,200 के, एंड इसमें से माइनस कर देते हैं 90,000। 3,15,400 आ रहा है। 315 ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3,15,400 मैं बस जस्ट चेक कर रहा था एक बार। तो 3,15,400 आ गया। अब अगर ये वाली जो सप्लाई है, इसको नोट कीजिएगा, जो ये वाली सप्लाई है अगर ये आरसीएम में होती तो ये नीचे आ रही होती है। देखो B2B रिवर्स चार्ज। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से नोट करना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। टेबल यहाँ पर जाएंगे, इसको हम अमेंड करेंगे, इस वाले इनवॉइस को एडिट करेंगे एंड यहाँ पर टिक कर देंगे सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। नीचे कोई भी चेंज नहीं हुआ, सेव कर दिया, यहाँ पर डेटा सेव हो गया। बैक आ जाओ, एक बार यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे इसको, वैसे सेव हो गया होगा। दोबारा से जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे समरी आ गई। अब यहाँ समरी में एक चेंज हो गया, हमारा 4A में इस वाले कॉलम से हट करके ये नीचे वाले कॉलम में आ गया। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, B2B रिवर्स चार्ज। कितना आ गया? 10 लाख की सप्लाई और 1,80,000 यहाँ पर आ गया। 3,15,400 था, मैंने कैलकुलेटर पे अभी भी लिखा हुआ है। नीचे देखोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो गई है। कितने से कम हो गई? 1,80,000 से कम हो गई। 3,15,400 में से माइनस कर दोगे अगर 1,80,000 तो 1,35,400 आ गया। मतलब मेरी टैक्सेबल लायबिलिटी कम हो गई। अगर मैं आरसीएम में दिखाऊंगा तो सर फिर ये पे किसको करना है? अरे ये रिसिपेंट को पे करना है। ये वाला जो अमाउंट है 1,80,000 ये रिसिपेंट को पे करना है और रिसिपेंट ही इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा। एज अ सप्लायर मुझको क्लेम नहीं करना बिकॉज इसके ऊपर आरसीएम अट्रैक्ट होता है। ठीक है सर, आरसीएम वाला पॉइंट भी समझ गए किस तरीके से शो करना है आपको। उसके बाद आप ये सारी समरी डाउनलोड पे क्लिक कर लो, डाउनलोड पीडीएफ, उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे जाकर के आप इसको फाइल कर सकते हो। ओके सर, ये तो बात हो गई GSTR 1 की। डिटेल में आप समझ गए आउटवर्ड सप्लाई किस तरीके से आप दिखाओगे। अब जितना भी आपका टैक्स बनेगा, जैसे ये नीचे टैक्स बन रहा है आपका 135, 14,500, 14,500, 20,70,000 की सप्लाई बन रही है। ये पूरा का पूरा आपका कहाँ चला जाएगा? GSTR 3B के अंदर चला जाएगा जब आप इसको फाइल कर दोगे तब, और फिर आप GSTR 3B फाइल कर पाओगे। अब ना GST पोर्टल पे एक और चेंज आ गया जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। आप GSTR 3B तभी फाइल कर पाओगे जब आपकी GSTR 1 फाइल हो जाएगी और जब GSTR 2B आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने 1 तो फाइल की ही नहीं है। तो जैसे मार्च मंथ अभी चल रहा है, मार्च मंथ में अगर मैं सर्च करूंगा तो आपको यहाँ पर GSTR 3B कहीं दिखेगी ही नहीं, बिकॉज अभी तक हमने अपनी GSTR 1 फाइल ही नहीं की है। जब ये फाइल हो जाएगी 2B जनरेट होगी, उसके बाद ही तो 3B फाइल होती है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बताया था, R1 की ड्यू डेट होती है, फिर 2B की डेट आती है एंड उसके बाद में 3B की फाइलिंग की जाती है। तो अब उसी तरीके से उसी हायरार्की में हमको काम करना होता है। चलिए सर, GSTR 1 आप डिटेल में समझ गए। अब मूव ऑन करते हैं GSTR 2A की तरफ। वैसे GSTR 2A में मैं ज़्यादा समझाने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बिकॉज GSTR 2A आज की डेट में प्रैक्टिकली बस आप देखने के लिए यूज़ कर सकते हो कि हाँ भाई किस किस का ITC आ गया, किस किस का ITC नहीं आया। इसके अलावा GSTR 2B का यूज़ नहीं होता है। GSTR 3B में जो इनपुट जाता है वो 2B से नहीं जाता सर, वो जाता है आपके GSTR 2A से नहीं जाता, सॉरी, वो GSTR 2B से जाता है। ये वाली रिटर्न इंपॉर्टेंट है। बट अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च की तो हमको ये मिलेगी नहीं बिकॉज अभी 14 को जनरेट होती है। देखो कट ऑफ डेट है इसकी 13/4/2014, तो कट ऑफ डेट के बाद में ही अवेलेबल होगी, अभी ये अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, 14 को अवेलेबल होगी। फैब मंथ की जनरेट हो गई होगी, तो मैं फैब की आपको दिखा देता हूँ। फैब मंथ में जाके GSTR 2B में आप जाएंगे, इस तरीके से आपको दिखेगा। पहले होगी समरी, दिस इज़ द समरी एंड दिस इज़ ऑल टेबल्स। तो समरी के अंदर बेसिकली आपको मिल जाएगा कि कितनी आप क्लेम कर सकते हो, और दो पार्ट है। पार्ट ए के अंदर ITC अवेलेबल आ गया, पार्ट बी के अंदर क्रेडिट नोट वगैरह की जो एडजस्टमेंट है वो आ जाएंगे। तो इतना ITC हम क्लेम कर सकते हैं, उसमें से ये माइनस होके ये फिगर भी ऑटोमेटिकली आपके 3B में चली जाती है। ठीक है, अब आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप इसके अंदर जाके देख सकते हो कि इन्वॉइसेस के रिस्पेक्ट में कितने कितने आए हैं। उसके बाद ऑल टेबल जो है ना, ऑल टेबल में आप जा करके एक GST वाइज व्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे दो तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है। एक आती है डॉक्यूमेंट डिटेल। डॉक्यूमेंट डिटेल का मतलब इन्वॉइस नंबर वाइज डिटेल। जैसे आपके परचेज के इन्वॉइस 50 इन्वॉइसेज आए तो वो 50 इन्वॉइसेज की डिटेल आ जाएगी। अगर आपको सप्लायर वाइज डिटेल देखना है तो सप्लायर वाइज डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हो, किस सप्लायर से कितनी टैक्सेबल वैल्यू। ये परचेज का डेटा है सारा, यहाँ मैंने कुछ भी फिल नहीं किया सर। GSTR 1 हमको फिल करनी होती है, GSTR 2B ऑटोमेटिकली आती है। अभी ऑटोमेटिक हवा से तो आ नहीं रही होगी, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझा दिया। भाई इन सभी पार्टीज़ ने अपनी GSTR 1 फाइल की होगी, उनकी GSTR 1 में उन्होंने मेरा GST नंबर डाला होगा, तो मेरे परचेजेस के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो ये सारे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ रही है, और इसमें आप देख सकते हो कि किसके इन्वॉइसेस आ गए हैं, किसके इन्वॉइसेस नहीं आए हैं। फिर आप अपनी बुक्स में टैली में चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इन्वॉइसेस हैं नहीं है। फिर आपको ITC रिकन्सिलेशन करना होता है। अब आज का सेशन वैसे ITC रिकन्सिलेशन का नहीं है, बिकॉज ITC रिकन्सिलेशन खुद में ही एक बहुत बड़ा सेशन हो जाता है। तो मैंने अपने कोर्स में वैसे सेपरेटली कवर किया हुआ है, उसको आप अलग से चेक कीजिएगा ITC रिको को। आज मैंने आपको खाली 2B का बेसिक्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। राइट सर, अब चलते हैं बैक। इसमें अपने को कुछ करना नहीं होता, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। एक्सेल में करना है, ऑल टेबल में जा करके डाउनलोड एक्सेल करोगे तो ये पूरा एक्सेल के अंदर भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वाइज आपका एक्सेल में डाउनलोड होगा, सप्लायर वाइज एक्सेल में डाउनलोड नहीं होगा। अगर पूरा आपको समरी डाउनलोड करनी है तो GSTR टेबल की पूरी डिटेल भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो 2B को इजीली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है GSTR 3B की। तो GSTR 3B की तरफ चलते हैं आप, बिकॉज मार्च मंथ की 3B तो अभी आई नहीं है, 14 के बाद आएगी। फैब मंथ की GSTR 3B मैं आपको शो कर देता हूँ कि GSTR 3B में किस तरीके से आपका डेटा आता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा आपका अलग इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी दूसरे क्लाइंट की 3B आपको दिखाता हूँ कि सर आप ऐसा क्यों करते हो, मेरे को हम सारी चीज़ें क्यों नहीं एक ही क्लाइंट की दिखाते हो। मेरे पास भी रिस्ट्रिक्शन है भाई, मैं सारी चीज़ें कैसे दिखा दूँ। अब 3B है ही नहीं इस केस में अवेलेबल, तो मैं 3B कहाँ से आपको दिखा दूंगा। अब फैब मंथ की, अब फैब मंथ में क्या होता है ना, वो ऑलरेडी फाइल हो रखी है, तो उसमें आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू नहीं मिल पाएगा कि किस तरीके से एक्चुअल में आपको थोड़ा सा अलग इंटरफेस मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक दूसरे क्लाइंट की तरफ जाता हूँ, उसका 3B ओपन करता हूँ, 3B में दिखाता हूँ किस तरीके से आपको 3B में रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, कंसेप्ट समझो आप, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इजीली काम कर पाओगे। और 3B के बाद में मैं आपको एक ऑफलाइन तरीके से कैसे R1 फाइल होती है वो भी नहीं सिखाई है मैंने, वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, यस सर, नाउ वी विल मूव ऑन टू द GSTR 3B। तो GSTR 3B के अंदर आपको जाना है, एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सर आपकी GSTR 1 फाइल हो गई है, GSTR 2B फाइल जनरेट हो गई है, और GSTR 2B के ये वाले कॉलम्स भी जनरेट हो गए हैं। तो GSTR 3B की टेबल नंबर 3.1 के अंदर ABC, ये वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी जब हम पोर्टल पे चलेंगे एक एक टेबल की। वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया था GSTR 1 से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है, GSTR 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है। एंड अगर आपकी वो रिटर्न अभी फाइल नहीं है तो यहाँ पे वो रेड शो हो रहा होगा। हमारे केस में तीनों ही ग्रीन है, इसका मतलब GSTR 1 भी फाइल हो गई है एंड 2B भी फाइल हो गई है। इसको आप क्लोज करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको सारी टेबल्स मिल जाएंगी। टेबल 3.1, 3.1.1, 3.2, टेबल 4, टेबल 5 एंड टेबल 5.1। नाउ टेबल 3. देखो GSTR 3B आज की डेट में फाइल करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, बिकॉज 90% डेटा जो है GSTR 3B के अंदर वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है। बस 2-3 जगह आपको ध्यान रखना होता है। एक तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जो इंटरेस्ट होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मैनुअली। दूसरी चीज़ RCM की लायबिलिटी जो होती है वो आपको मैनुअली डालनी पड़ेगी एंड उसको मैनुअली क्लेम भी करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो यूटिलाइजेशन वाला काम होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। यूटिलाइजेशन के लिए वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिएगा। टेबल नंबर 3.1 पे सबसे पहले आइए, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। ठीक है, सो इसमें हम जाएंगे,
यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ इसके जो रो नंबर है वो है रो नंबर A B C D और E। टेबल 3.1 A B C D इस तरीके से होता है। ए के अंदर आता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, इसके अंदर आपका अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड और एग्जाम सप्लाई, यानी जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई होती है वो यहाँ पर आती है। अब ये जो डिटेल्स है ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आई है। कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर के आई है सर? GSTR की 1 से, GSTR 1 से ये फिगर जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आई हुई है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार आप मेक श्योर कर लीजिए कि R1 में जो फिगर है वो आपकी यहाँ पर से आ रही है या नहीं आ रही है। पॉइंट नंबर बी जो है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड वाली आपकी यहाँ पर आती है, ये भी आपके GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर के आती है। पॉइंट सी के अंदर जो है अदर आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें कि निल रेटेड और एग्जाम सप्लाईज आपकी आती हैं, वो आपके यहाँ आती है। निल रेटेड और एग्जाम सप्लाई में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि टैक्स वाले कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा है, बिकॉज निल रेटेड और एग्जाम्ड में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ कोई अमाउंट नहीं आ रहा। जीरो रेटेड सप्लाई में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, CGST और SGST नहीं आ रहा है, बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई में CGST SGST नहीं लगता। अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी है तो IGST ही चार्ज किया जाता है वहाँ पर। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, अब यहाँ पर आपको मैनुअली डेटा डालना होता है, कई बार यहाँ पर ऑटोमेटिकली भी आ जाता है। अब ऑटोमेटिकली कब आएगा यहाँ पर आपका डेटा? जब आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 फाइल की होगी एंड वहाँ पर टिक किया होगा। ध्यान करो, मैंने आपको GSTR 1 के अंदर एक कंसेप्ट समझाया था RCM वाला, और जब आप RCM के ऊपर टिक कर देते हो तो आपके रिसिपेंट के 3B में आ जाता है, मैंने ये बोला था। तो वो जो रिसिपेंट के 3B में आता है वो यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर D के अंदर, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है। एंड एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि टेबल D जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के ही आएगी। काफ़ी बार पॉइंट नंबर D के अंदर आपको मैनुअल एंट्री भी करनी होती है। जैसे आपने GTA की कोई सर्विस ली या लीगल सर्विस आपने ली, और दूसरी जो वो पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो अपनी GSTR 1 कैसे फाइल करेगा? उस केस में आपको मैनुअली यहाँ पर डेटा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है, आपकी टेबल भी रेड हो जाती है। टेबल रेड कब होती है? जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो कम या ज़्यादा डाल देते हो, तो उसकी वजह से आपकी टेबल जो है वो रेड हो जाती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो RCM की मैनुअल एंट्री जाएगी वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, एंड वहाँ पे अगर रेड भी हो रहा है आपका तो उस रेड वाले चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास GSTN की एडवाइजरी भी है, और यही सेम सिनेरियो आपको RCM क्लेम भी करना होता है। वो मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि जो RCM की लायबिलिटी आप यहाँ से पे करोगे उसको आप क्लेम किस तरीके से करोगे। जो इसका ITC क्लेम होगा वो टेबल नंबर 4 के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर E, नॉन GST सप्लाई जो होती है वो आपकी यहाँ पर आती है। तो नॉन GST सप्लाई अगर आप करते हैं तो उसको आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, एंड सारी डिटेल्स डालने के बाद में आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। उसके बाद टेबल नंबर 3.1.1 के अंदर भी जो फिगर आती है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के ही आती है। बेसिकली यहाँ पर जो टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स टू बी फर्निश्ड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर को ये फिल करना होता है। ये सेम चीज़ देख करके आपको कुछ याद नहीं आ रहा क्या? याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। टेबल नंबर 15 याद आ रही है GSTR 1 की। टेबल 15 में ई-कॉमर्स ऑपरेटर को फिल करना होता था, वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 9(5) में फॉलो होते हैं, तो वहाँ से जो है ये वाली फिगर आपकी आ जाती है। ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 जो है टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन through e-commerce operator on which e-commerce operator required to pay tax under section number 9 subsection 5, जिसके ऊपर e-commerce operator को टैक्स पे करना है, तो वो यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली इसके अंदर टेबल 14 के अंदर जो आपने देखा होगा, टेबल 14 में एक सेक्शन 9(5) वाला पॉइंट था, वो आपको ये डालना है सप्लायर को। ये जो है जो सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन यानी जो सप्लायर है, जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है पर्सन, उसको इसके अंदर डेटा डालना है कि आपने कितनी सप्लाई करी जिसके ऊपर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना था। जैसे ओला पे आपने कोई सप्लाई की है, ओला हो गया, उबर हो गया, या फिर ओयो हो गया, तो ओयो में आपके अपने रेस्टोरेंट भी हैं, और मतलब आपका अपना होटल भी है, आपकी अपनी बुकिंग भी आती हैं, और ओयो के थ्रू भी बुकिंग आती हैं। अब जो अपनी आपकी बुकिंग आती हैं वो तो आप टेबल 3.1 में दिखाओगे,
वो तो आप नॉर्मली यहाँ दिखाओगे टेबल 3.1 के अंदर। लेकिन कुछ बुकिंग ऐसी भी होती होंगी जो ओला के थ्रू आती हैं। अब ओला के थ्रू जो आपके पास बुकिंग आ रही है उसमें जो टैक्स देने की लायबिलिटी होती है वो ओला की होती है, उसमें आपको टैक्स नहीं देना होता। तो इन दैट सिनेरियो आपको कहाँ रिपोर्टिंग करनी है उसकी। मान लो ओला से आपके पास 50,000 की बुकिंग आई महीने में, तो वो आप रिपोर्ट करोगे पॉइंट नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। जीएसटीआर 1 में आप उसको कहाँ रिपोर्ट करोगे, जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 14 में जाओगे आप, टेबल 14 में 9(5) की रिपोर्टिंग होती है, वहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर दोगे। एंड टेबल 3.1.1 ऑफ जीएसटीआर 3B में सेम अमाउंट आप यहाँ पर रिपोर्ट करोगे। अब सर यहाँ पे कोई टैक्स का अमाउंट तो आ ही नहीं रहा, बिकॉज टैक्स आपको थोड़ी पे करना, टैक्स तो ओयो जो है ओयो वाले पे करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स की अमाउंट नहीं डालनी होती है। दूसरी तरफ जब ओयो वाले अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो ओयो वाले पॉइंट नंबर 1 के अंदर डालेंगे टोटल अमाउंट टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच, जिस पे उनको टैक्स देना था, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू ये आ जाएगी। एंड उसका आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो ये टोटल होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर भरना होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो ऑनलाइन सेलर है उसको डेटा फिल करना होता है। डेटा फिल करने के बाद यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद आती है टेबल नंबर 3.2। टेबल नंबर 3.2 के अंदर आपको इंटर स्टेट सप्लाई जो कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को की एंड यूआईएन होल्डर को जो आपने की, ये तीनों रिपोर्ट की जाती हैं। तो वैसे तो ये भी ऑटो पॉपुलेट होकर के ही आती है, ये वाली टेबल भी आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर के आती है जीएसटीआर 1 में। अगर आपने सही से फाइलिंग की है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाता है डेटा, आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो रजिस्टर पर्सन का यहाँ पर आ जाएगा, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन का आ जाएगा और यूआईएन होल्डर का भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें नहीं आ रहा तो मैनुअली आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है। B2C का डेटा होता है बेसिकली, इंटर स्टेट सप्लाई B2C। देन टेबल नंबर 4 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा के डिटेल में समझेंगे। टेबल नंबर 4 होती है आईटीसी क्लेम करने की। अब जीएसटीआर 3B के अंदर ना दो चीज़ें करते हो आप, एक तो आप आईटीसी क्लेम करते हो, दूसरा आप आईटीसी यूटिलाइज करते हो। टेबल नंबर 4 के अंदर आईटीसी को क्लेम किया जाता है। टेबल नंबर 4 में दो पार्ट आपको दिखेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको मिल जाएगा आईटीसी अवेलेबल आईटीसी अवेलेबल, आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। 5 पार्ट में डिवाइड है आपका आईटीसी अवेलेबल। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में आपको आरसीएम में टैक्स पे करना होता है, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर अगर आपने टैक्स पे किया तो ये भी आपको सबसे पहले इसका टैक्स पे करना होता है और उसके बाद में आप जो है यहाँ पर उसका जीएसटी क्लेम करते हो। तीसरा होता है इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन पॉइंट नंबर 1 और 2। इसके अंदर कौन सा पॉइंट आता है, मैंने आपको टेबल 3.1 के अंदर जब हम रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था इसको हम टेबल 4 में क्लेम भी करेंगे। तो आपको वो जो क्लेम करना होता है वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर यहाँ पर क्लेम करना होता है। आईजीएसटी कितना आया, सीजीएसटी कितना आया, जो भी अमाउंट था आपका, यहाँ पर खाली टैक्स का अमाउंट आएगा, टैक्सेबल वैल्यू आपको नहीं डालनी होती है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी जब आप ये फिगर डाल दोगे तो हो सकता है यहाँ पर ये टेबल आपकी रेड हो जाए, लेकिन उसको आप इग्नोर करेंगे बिकॉज इसके लिए हमारे पास एडवाइजरी है जीएसटी की तरफ से। अगर आपने वहाँ पर पे किया है तो ये रेड होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपके केस में नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद इनवर्ट सप्लाई आईएसडी से आपको अगर कोई इनवर्ट सप्लाई मिली है उसके लिए सेपरेट यहाँ पर कॉलम है, रो है। एंड लास्ट में ऑल अदर आईटीसी, तो बेसिकली जितना भी बचा हुआ आईटीसी होता है वो इसके अंदर जाता है पॉइंट नंबर 5 में, ऑल अदर आईटीसी। एंड इन पांचों आईटीसी को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका अवेलेबल आईटीसी जो है वो निकल करके आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आईटीसी रिवर्स। अब रिवर्सल में दो तरीके के रिवर्सल होते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर। आईटीसी रिवर्स्ड में दो तरीके के रिवर्सल होते हैं, एक होता है टेम्पररी नेचर का रिवर्सल, एक होता है परमानेंट नेचर का रिवर्सल। नाउ अच्छा सर यहाँ पर एक चीज़ और बताओ हमको, जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट परचेज के रिस्पेक्ट में होते हैं वो कहाँ एडजस्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, परचेज के रिस्पेक्ट में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपके जीएसटीआर 1 में कहीं नहीं जाते, वो आपके जीएसटीआर 3B के आईटीसी से एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब आईटीसी से कैसे एडजस्ट होते हैं, जो आपका पहले वो रिवर्सल में एडजस्ट होते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा रूल यहाँ पर चेंज हो गया है। अब आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होते हैं वो पॉइंट नंबर 5 के अंदर ही ऑटो एडजस्ट होकर के आ जाते हैं।
ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाते हैं। जो नेट वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ पर आती है टेबल नंबर 5 के अंदर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का रिवर्सल होता है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर माइनस होकर के नेट फिगर आती है 4A5 के अंदर। अब चलते हैं रिवर्सल की तरफ। रिवर्सल में दो रिवर्सल होते हैं, टेम्पररी नेचर का रिवर्सल और परमानेंट नेचर का रिवर्सल। सर ये क्या होता है? देखो, नंबर 1 में आता है आपके परमानेंट नेचर के रिवर्सल। जैसे जीएसटी का एक सेक्शन 17(5) होता है जो बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स या एक्सपेंसेस अगर आप करते हो, जैसे आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो तो उस पर आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हो वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, उसको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा, और फूड एंड बेवरेज पे आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से पर्सनल एक्सपेंसेस आप करते हो तो ये रूल्स मना करते हैं, रूल 38, 42 एंड 43, आप उन चीज़ों का आईटीसी ले ही नहीं सकते, कभी भी नहीं ले सकते। तो वो आपको पॉइंट नंबर 1 में डाल करके परमानेंटली क्या करना है, उनको रिवर्स करना होता है, ठीक है। दूसरी तरफ एक होते हैं टेम्पररी नेचर के रिवर्सल। टेम्पररी नेचर के रिवर्सल जो होते हैं वो पॉइंट नंबर 2 के अंदर आते हैं, इस वाले पॉइंट के अंदर आते हैं। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 2 में टेम्पररी नेचर का रिवर्सल, पॉइंट नंबर 1 में परमानेंट नेचर का रिवर्सल, ठीक है, मैंने पी लिख दिया यहाँ पर। तो टेम्पररी नेचर का रिवर्सल क्या होता है? जैसे 180 डेज तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो अपने किसी सप्लायर की, 180 डेज तक आपने पेमेंट नहीं की तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो वो, लेकिन वो रिवर्सल ऐसा नहीं है वो हमेशा के लिए रिवर्सल हो जाएगा। जैसे ही आप उस सप्लायर को पेमेंट पूरी कर दोगे उस टाइम पे आप उसको रिक्लेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे रिवर्सल को जीएसटी में बोला जाता है टेम्पररी नेचर का रिवर्सल। तो वो रिवर्सल आप शो करोगे यहाँ पर, टेम्पररी नेचर रिवर्सल आप यहाँ पर शो करोगे। और जब आप रिक्लेम करोगे ना इस टेम्पररी नेचर के रिवर्सल को, अब टेम्पररी नेचर का रिवर्सल का मतलब यही तो हुआ कि आप बाद में जाकर के उसको रिक्लेम करोगे। तो जब भी फ्यूचर में जाकर के आप उसको रिक्लेम करोगे तो वो फिगर आपकी जो है आपको यहाँ भी रिपोर्ट करनी है अदर डिटेल्स के अंदर। अदर डिटेल्स में अब देखिए, अगर फ्यूचर में जाकर के आप टेम्परेरी रिवर्सल को रिक्लेम कर रहे हो तो आपको पॉइंट नंबर 1 के अंदर आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल नंबर 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड, यहाँ पे आपको वो चीज़ डालनी होती है। और अदर डिटेल में पॉइंट 2 के अंदर कोई इनएलिजिबल आईटीसी सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का है, उसकी फिगर आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब डैशबोर्ड पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, एक हमारा नया लेजर आ गया जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम वाला लेजर जो था वो आपका नया आया है। तो वो कहाँ से बनता है? वो बेसिकली यहीं से बनता है, अदर से आपका टेम्परेरी नेचर रिवर्सल होकर के वहाँ ऐड होता है और जितना आप रिक्लेम कर लेते हो उतना वहाँ पर माइनस हो जाता है। तो यहीं से आपका वो वाला लेजर भी क्रिएट होकर के आता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और पॉइंट सी में आपका नेट आईटीसी आ जाता है, मतलब आईटीसी जितना भी आपका अवेलेबल है उसमें से जितना रिवर्स आपने किया वो माइनस करके नेट आईटीसी अवेलेबल जो आपका बच रहा है वो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो इतना आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, इसको आप कंफर्म कर देंगे तो ये आईटीसी आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 होता है एग्जम्प्ट निल एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। जैसे आउटवर्ड सप्लाई के केस में आपने क्या किया था, ये सारी सप्लाई शो की थी, इंटरस्टेट कितनी करते हो, इंट्रास्टेट कितनी करते हो। उसी तरीके से जो परचेज आप कर रहे हो, नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, ये सभी सप्लाई आपको परचेज की यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होता है, इसका कैलकुलेशन में जीएसटी तो बिकॉज इस पर लगा नहीं होगा, कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं रहेगा, जस्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होगा और मैचिंग पर्पस के लिए होगा। जैसे आप R1 में टेबल 8 ABCD में दिखा रहे हो कि हम जो है सेल कर रहे हैं भाई, एग्जम्प्ट गुड सेल कर रहे हैं, तो एग्जम्प्ट गुड आप परचेज जितनी कर रहे हो वो आपको दिखानी होती है टेबल 5 ऑफ GSTR 3B के अंदर। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट इस तरीके से आपको बाइफर्केशन देना होता है, राइट। इसको आप कंफर्म कर देंगे। उसके बाद टेबल नंबर 5.1 ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेबल नंबर 5.1 के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो इंटरेस्ट और एक लेट फीस। अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर लेट फीस में मैंने तो अभी कोई फिगर डाली नहीं, यहाँ पर वैसे भी ना लेट फीस में ना ये ब्लर होकर के आ रहा है, मतलब यहाँ मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, ये मेरी ऑटो कैलकुलेशन हुई है, ऑटो कैलकुलेशन, यहाँ पर मैंने मैन्युअली कोई फिगर नहीं डाली है। लेकिन इंटरेस्ट के अंदर मेरे पास डेटा डालने की फिगर आ रहा है, तो इंटरेस्ट जो है वो मुझे मैन्युअली कैलकुलेट करना है अगर मैं लेट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, एंड वो इंटरेस्ट मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। लेट फीस जो होगी ये मेरी पिछले महीने की लेट फीस होगी। अब आप यहाँ पर गलती मत कीजिएगा,
ये जो लेट फीस है ये इस रिटर्न की नहीं है, जो रिटर्न मैं फाइल कर रहा हूँ, ये लेट फीस पिछले मंथ की है, बिकॉज पिछले मंथ भी मैंने अपनी ये रिटर्न GSTR 3 भी लेट फाइल की थी। ठीक है, तो पिछले महीने की जो लेट फीस है वो यहाँ पर आ रही है, और करंट मंथ में अगर लेट फाइल कर रहा हूँ तो उसकी लेट फीस अगले महीने आएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको एनालाइज करना है लेट फीस को। उसके बाद में आप जो है इंटरेस्ट को रिकम्प्यूट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हो, मैन्युअली डालना चाहते हो इंटरेस्ट आप मैन्युअली भी डाल सकते हो, एंड देन यहाँ पर आप कंफर्म कर दोगे। उसके बाद में आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएंगी। एक बार आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ से डेटा, एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सब ये आता है टेबल नंबर 6.1। ये टेबल हमको पहले नहीं शो हुई थी, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, टेबल 4 के अंदर हम क्या करते हैं, ITC को क्लेम करते हैं, टेबल 6.1 में हम ITC को यूटिलाइज करते हैं। इतना टाइम वैसे एक्चुअली 3B को फाइल करने में भी नहीं लगता, ऑटोमेटिकली बन जाती है, 2 मिनट का काम होता है 3B फाइल करने का। लेकिन अगर आप उसको समझ नहीं रहे हो, बिना समझे फाइल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस तो हमेशा रहेंगे भाई। RCM की लायबिलिटी पे नहीं करोगे, इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, RCM को क्लेम सही से नहीं कर पाओगे, तो वही चीज़ें तो टेक्निकल होती हैं। ऑटोमेटिक वाला पार्ट तो भाई ऑटोमेटिक है, वहाँ तो जो आपके केस में आएगा वही मेरे केस में आएगा, वहाँ कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती। तो टेबल 6.1 जो है वो ITC यूटिलाइज करने का होता है, यहाँ पर आपको ITC यूटिलाइज करना होता है। यहाँ पर भी देखो 90% काम तो सिस्टम जो पोर्टल जो अपने आप कर देगा, एंड लास्ट में आप नीचे जाओगे तो आपको दिखाया देगा कि कितना कैश बैलेंस है जो आपका यूटिलाइज हो जाएगा, कितना एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है। तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड हमारा ये है। अच्छा, कैश की जब बात आई है तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपकी जो होगी वो आपकी हमेशा कैश में पे होगी, यहाँ पर आपकी आ रही होगी, ये रहा इंटरेस्ट पेबल जो आपका बनेगा वो आपका कैश में पे होगा, और रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी होगी वो भी आपकी कैश में पे होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें, ये वाली और ये वाली, ये आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आ रही है, GST की लायबिलिटी आ रही है, उसको आप ITC से भी एडजस्ट करवा सकते हो। ये सारा काम वैसे ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट इसको अगर आपको मैन्युअली इसके अंदर घुस करके सीखना है कि सर यूटिलाइजेशन सिखाओ, तो देखो वीडियो ये वैसे ही बहुत डिटेल हो चुकी है। यूटिलाइजेशन में जाऊंगा तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल वीडियो है यूटिलाइजेशन के ऊपर बनाई है, अभी रिसेंटली डाली है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा, डिटेल में समझ जाओगे यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। या फिर अगर आप कोर्स में देखना चाहते हो तो 7 घंटे की एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ITC यूटिलाइजेशन अलग से उसी के अंदर कवर किया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर, राइट सर। और लास्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एडिशनल कैश हमको कितना चाहिए, 111 रुपये का कैश चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको चालान प्रिपेयर करना होता है। चालान प्रिपेयर करना तो बहुत सिंपल है, क्रिएट चालान पे आप क्लिक करेंगे, एंड क्रिएट चालान पे क्लिक करके पेमेंट मेथड आ जाएगा, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, जनरेट चालान पे करेंगे तो चालान की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ऑटोमेटिक बनता है, आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए काफ़ी सारे स्टेट में तो ये ऑप्शन आ गया है कि आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, और काफ़ी स्टेट में UPI का ऑप्शन नहीं आया है। तो UPI का ऑप्शन नहीं आया तो आप नेट बैंकिंग से भी उसकी पेमेंट कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर दो, UPI है तो UPI से कर दो। इस पर क्लिक करके आई एग्री करके मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल दो, टर्म एंड कंडीशन पर टिक कर दो, अपने UPI ID डाल दो। UPI ID डालोगे तो आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी पेमेंट की, एंड उसके बाद आप इसकी पेमेंट करोगे तो पेमेंट हो जाएगी और आपके कैश लेजर में वो बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से आपको पेमेंट करनी होती है GST पोर्टल के ऊपर। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, एंड उसके बाद आप GST की रिटर्न भी सिंपली फाइल कर दो। कैश लेजर में बैलेंस आ गया, रिटर्न में जाओ, सारा डेटा सेव हो गया, OTP की हेल्प से आप GSTR 3B फाइल कर दोगे। ये तो पूरा प्रोसेस हुआ GSTR 3B का। सर अभी तक आप क्या क्या चीज़ें समझ चुके हो, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पूरा स्ट्रक्चर समझा GST का, एक ओवरव्यू लिया GST के रिटर्न्स का। उसके बाद GSTR 1 की एक एक टेबल को बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया। देन GSTR 2A और 2B को हमने समझा। 2B के अंदर डॉक्यूमेंट वाइज किस तरीके से आपको देखना है डेटा, सप्लायर वाइज कैसे डेटा देखना है वो हमने समझा। GSTR 3B की एक एक टेबल को हमने डिटेल में एनालाइज किया। ITC क्लेम कैसे होता है, रिवर्स कैसे होता है, यूटिलाइजेशन कैसे, यूटिलाइजेशन वैसे मैंने डिटेल में नहीं समझाया है। ऑटो पॉपुलेट फिगर कहाँ से किस तरीके से होकर के आती हैं आपकी, वो हमने समझा। कैसे GST की पेमेंट होती है वो हमने समझ लिया। अब आपका एक कंसेप्ट रहता है ऑफलाइन तरीके से GST की रिटर्न कैसे फाइल करी जाए।
तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा ऑफलाइन तरीके से एक्सेल में जब आपके पास डेटा है तो एक्सेल से किस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास एक क्वेरी और आती है, सर टैली से बताओ, टैली से कैसे मैं अपनी रिटर्न फाइल करूं। तो पहले मैं आपको एक्सेल वाले मेथड से बताऊंगा, एक्सेल और ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे काम करोगे, उसके बाद मैं आपको टैली से भी बताऊंगा। वैसे एक चीज़ मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि टैली से आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करो, बट मेरे पास क्वेरीज ही इतनी आती हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि टैली से कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। चलिए गाइज, अब सीधा जीएसटी पोर्टल पे चलेंगे। ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से किस तरीके से आपको GSTR-1 फाइल करनी होती है उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जीएसटी पोर्टल पे जाइए, ऊपर डाउनलोड वाले सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे ऑफलाइन टूल्स आपको मिलेगा, रिटर्न ऑफलाइन टूल पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा ये डाउनलोड वाला, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है एंड प्रोसीड करना है एंड इसको सेव कर लेना है। सो डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था, यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, ओके करेंगे तो आपकी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको पूरे टूल्स मिल जाएंगे। इसको मैं जूम इन करता हूँ सो दैट आप इजीली देख पाओ। जीएसटी ऑफलाइन टूल आपको दिख रहा होगा, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, ये हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी है, इसको यस कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए एंड इंस्टॉल कर लीजिए। बेसिकली ये आपकी यूटिलिटी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, अच्छा सिस्टम है जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, वरना थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम भी यहाँ पे लग सकता है। सो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए एंड अपनी एक्सेल शीट को यूटिलिटी को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी है। ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ कब की जाती है, जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ इन्वॉइसेज आपके पास होते हैं ना, तब ज़रूरत पड़ती है ऑफलाइन यूटिलिटी की। थोड़े इन्वॉइसेज हैं तो आप ऑनलाइन भी उसको डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा कि अपलोड कर दीजिए न्यू GSTN, एक मिलेगा ओपन डाउनलोडेड GSTN, ओपन एरर फाइल अगर कोई आती है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मास्टर को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना डेटा अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाती है। मैं जूम इन कर देता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कौन सी स्टेटमेंट है, GSTR-1 या IFF, आपको अपना GST नंबर यहाँ पे डालना होता है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डालना होता है, टैक्स पीरियड कौन सा है वो डालेंगे यहाँ पर, क्या आप एक एसीजेड सप्लायर है वो सेलेक्ट कीजिए, और क्या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। क्वार्टरली वाला आप कब सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, उससे कम टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो GSTR-1 सेलेक्ट करते हैं, अपना GST नंबर यहाँ पर एक बार मेंशन कर देते हैं, डैशबोर्ड पर जाके हमको मिल जाएगा अपना GST नंबर, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 और जिस पीरियड का आप काम कर रहे हैं वो मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। एसीजेड सप्लायर आप हैं तो हमारे केस में नहीं है, नो करेंगे हम। क्या आप क्वार्टरली फाइलर हैं, तो हम क्वार्टरली फाइलर नहीं है, मंथली फाइलर हैं तो हम यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीवियस ईयर, तो आंसर इज़ नो, हमारी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, इस बारे क्वेश्चनर को एक बार चेक कर लीजिए, यस कर दीजिए, तो ये आपके पास डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन आएगा इंपोर्ट फाइल का, उसके बाद डिलीट ऑल डेटा का, उसके बाद क्लियर सेक्शन डेटा, उसके बाद व्यू समरी। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ऊपर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल दिखेगी, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। इंपोर्ट फाइल पे हम जाएंगे। इंपोर्ट फाइल पे अब आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, एक तो होगा इंपोर्ट रिटर्न्स ऑल सेक्शन इन वन गो, दूसरा है इंपोर्ट रिटर्न 1 सेक्शन एट 1 टाइम। बेसिकली ये सेक्शन का मतलब क्या है, देखो जब हम अपना GST रिटर्न का काम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था GST के अंदर काफ़ी सारी टेबल्स होती हैं, जैसे टेबल 4A जहाँ B2B का डेटा जाता है, फिर B2C लार्ज का डेटा जाता है टेबल 5 के अंदर, टेबल 7 के अंदर जाता है B2C अदर्स का डेटा। तो वो जो टेबल्स है, टेबल्स को यहाँ पर सेक्शन बोला हुआ है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी को यहाँ पर अपलोड करने के लिए। वो कौन कौन से ऑप्शन है, उसके लिए आपको जाना उस फोल्डर में जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था अपना GST की यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, देखिए अब ध्यान से। एक तो आपको GSTR-1 की एक्सेल वर्कबुक ये दिख रही होगी, दूसरा दिख रहा होगा सेक्शन वाइज CSV फाइल। तो ये दोनों अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल हैं, या तो आप इसके अंदर अपना डेटा डालिए या दूसरे वाले अल्टरनेटिव में अपना डेटा डालिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ किस तरीके से रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये होती है एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक क्या होती है, इसके अंदर ना मल्टीपल शीट्स होती हैं। जैसे इसको मैंने ओपन किया तो नीचे आप देखिए, नीचे आपको ना काफ़ी सारी शीट्स मिल जाएंगी, B2B SEZ DA, फिर B2BA। B2BA का मतलब होता है अमेंडमेंट। आप हेल्प में जा करके इन सब की समरी वगैरह चेक कर लीजिएगा कि इनका क्या मतलब होता है।
जो बेसिकली टेबल्स अभी हमने पढ़ी थी ना, वही टेबल्स होती हैं। तो B2B वाली टेबल ये रहती है आपकी, B2B अमेंडमेंट की टेबल रहती है। उसके बाद एक नेक्स्ट शीट आती है, B2C लार्ज वाली शीट आती है, B2C लार्ज अमेंडमेंट वाली शीट आती है। बेसिकली अब कुछ नहीं हो रहा, सिंपल चीज़ आप ये समझिए, जो चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे थे 1 बाय 1, अब आपको वो सारा डेटा बल्क में यहाँ पर डालना है एक्सेल के अंदर। ये सिंपल सा काम आपको करना है। और ये एक्सेल वर्कबुक वाला मेथड नंबर 1 है। इसके अंदर आपको सारी टेबल्स एक ही वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स के अंदर मिल जाती हैं। जैसे B2C स्मॉल ये आ गया, B2C स्मॉल अमेंडमेंट ये आ गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये सैम्पल डेटा है, ये मैंने फीड नहीं किया। जब आप इसमें आप अपना डेटा डालेंगे तो आपको ये सैम्पल डेटा सारा डिलीट करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिकॉज अगर आप किसी भी टेबल के अंदर डेटा छोड़ देंगे तो वो डेटा आपके GST में अपलोड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जहां गलतियां हो जाती हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। सैम्पल डेटा हर शीट में आपको मिलेगा और ये सैम्पल डेटा आपको डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस वर्कबुक में सबसे लास्ट वाली जो शीट होती है मास्टर वाली शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मास्टर वाली शीट में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मिल जाता है। इधर देखिए, मास्टर वाली शीट में आपको ये मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ये प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे काम आएगा अभी थोड़ी देर में, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसकी हेल्प से हम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत काम आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर में हम इसको यूज़ करेंगे। एक मेथड आप समझ गए, या तो आप इसके अंदर अपना सारा डेटा डाल लीजिए। दूसरा मेथड ये होता है सेक्शन वाइज CSV फाइल। इसके अंदर क्या है, GSTR 1 के अंदर आप जाइए। अब यहाँ पर ये सारी टेबल्स जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि एक ही वर्कबुक में टेबल दे रखी हैं, यहाँ पर हमको अलग अलग टेबल दी हुई है। तो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल टेबल है, आप वो वाली शीट खाली उस शीट को लीजिए, उस शीट में डेटा डालिए एंड उस शीट को ही अपलोड कीजिए। खाली आपको सारी शीट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली जो रेलेवेंट शीट्स हैं वो उसमें डेटा डालिए और उसको अपलोड कीजिए। इसीलिए यूटिलिटी में हमको 2 ऑप्शन देता है। एक तो आप 1 गो, पहला ऑप्शन है ना, ऑल सेक्शन इन 1 गो इंपोर्ट एक्सेल। जो एक्सेल हम वर्कबुक मैंने आपको दिखाई, वो एक्सेल वर्कबुक आप यहाँ पर अपलोड कर दो। दूसरा मेथड है 1 सेक्शन एट अ टाइम, एक एक एक्सेल आप अपलोड करो। तो उसके लिए फिर हमको दिया हुआ है कि कौन सा सेक्शन आप अपलोड करो। सेक्शन कुछ नहीं है, टेबल है सेक्शन का मतलब। तो ये सारी टेबल्स आपकी आ जाती हैं, जो टेबल मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। अब ये टेबल्स आपको सारी टेबल्स पता है, सारी टेबल्स मैंने आपको इस सब का ओवरव्यू दे दिया आज के सेशन में। B2B अगर अपलोड करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करो और फिर इंपोर्ट CSV करो। अगर आपको टेबल 7 सेलेक्ट करनी है तो इसको सेलेक्ट करो एंड इसको इंपोर्ट करो। तो इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पर अपलोड करना होता है। ये तो बात हुई यूटिलिटी की वर्किंग की, और इसका भी ओवरव्यू आपको मिल गया। सर अब डेटा तो दिखाओ डेटा। अब डेटा में आपको 2 मेथड मैंने आपको बोले थे। एक मैंने बोला था मैं टैली से भी बताऊंगा, दूसरा मैं एक्सेल की हेल्प से भी बताऊंगा। सबसे पहले टैली की हेल्प से समझते हैं आपको GST रिटर्न टैली की हेल्प से कैसे फाइल करनी होती है। अगर आप एक अकाउंटेंट है तो टैली ज़रूर आप यूज़ करते होंगे। टैली में जाइए, अपने अकाउंट ओपन कर लीजिए जिसकी भी आप GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको जाना है और Alt E प्रेस करना है। Alt E प्रेस करके आपके पास ऑप्शन आएगा अदर्स का, रिटर्न, और उसके बाद ऑप्शन आएगा GST रिटर्न्स का। GST रिटर्न्स में आप जाएंगे एंड यहाँ पर आपको F2 प्रेस करना है एंड पीरियड सेलेक्ट करना है, कौन से पीरियड का जो है डेटा वो आप यहाँ पर चाहते हैं। सो जिस भी पीरियड का आप डेटा चाहते हैं वो पीरियड आप डालिए यहाँ पर, एंड उस पीरियड की पूरी सेल्स जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये पूरे डेबिट नोट आ जाएंगे यहाँ पर, क्रेडिट नोट अगर इशू किए क्रेडिट नोट आ जाएंगे, सेल्स के सारे इनवॉइसेस आ जाएंगे, सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसको चेक करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे एक्स प्रेस करना है आपको, एक्स। उसके बाद C प्रेस करना है कन्फिगर करने के लिए। फाइल फॉर्मेट आप एक्सेल ही रहने देंगे। उसके बाद में फोल्डर पाथ को चेंज करेंगे। फोल्डर पाथ में सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और जहाँ भी आप सेव करना चाहते हो, मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा बिकॉज मुझको इस फाइल को यूज़ करना है, ठीक है। एंटर किया, Ctrl A कर दीजिए एक्सेप्ट करने के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे आप E प्रेस कर दीजिए तो ये पूरी फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो एक्सपोर्ट होने के बाद में जहाँ जो भी डेस्टिनेशन आपने डाली, हमने डेस्कटॉप पे डाली थी, तो ये फाइल देखिए हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो ये बेसिकली टैली वाली फाइल है जो हमारी यहाँ पर एक्सेल के अंदर आई है। अब इस फाइल को जब आप ओपन करके एक बार चेक करेंगे तो ये शीट देखिए एक बार ध्यान से। आपको ये शीट कुछ देखी सी लग रही है क्या? ये शीट कुछ देखी सी लग रही है। बेसिकली ये आपकी वही शीट है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी,
जो हमने यूटिलिटी डाउनलोड की थी, यूटिलिटी के अंदर हमको जो एक्सेल वाली वर्कबुक मिली थी, वही वर्कबुक आपको ये मिलती है। ये वाली जो वर्कबुक थी उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मिला है। B2B का जो भी डेटा है वो यहाँ आ जाएगा, B2C का डेटा आ जाएगा और बाकी सारा डेटा आपका यहाँ आ जाएगा, HSN डिटेल आ जाएगी, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, टैली से डेटा एक्सपोर्ट कर लिया एक्सेल के अंदर और उसके बाद आप अपनी यूटिलिटी के अंदर जाइए, यूटिलिटी में जाके इंपोर्ट एक्सेल पे क्लिक कीजिए एंड वो वाली फाइल अपलोड कर दीजिए। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अभी थोड़ी देर में, कुछ नहीं करना, व्यू समरी पे क्लिक करो, उसके बाद जेसॉन बना दो। ये तो प्रोसेस हो गया टैली से, लेकिन टैली हर कोई यूज़ नहीं करता है, तो मैं टैली के साथ साथ आपको एक्सेल वाला मेथड भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, टैली के लिए तो सिंपल है, इंपोर्ट एक्सेल करो, अगर कोई एरर आती है तो वो चेक करो, क्या एरर है उसे ठीक करो, उसके बाद फिर व्यू समरी पे क्लिक करो, एक बार समरी से चेक कर लो डेटा, फिर जेसॉन जनरेट कर लो। बट मैं बिकॉज आपको इससे टैली से नहीं दिखाने वाला हूँ, टैली से सिंपल प्रोसेस है, समझ गए होगे आप, टैली से काम बहुत इजी हो जाता है वैसे। बट अब हम चलेंगे एक्सेल से। जैसे आप एक्सेल में इन्वॉइस बनाते हो या आप खाली बिल बुक में इन्वॉइस बनाते हो, तो बिल बुक से आप एक्सेल में आपने डेटा प्रिपेयर कर लिया कि सर ये हमारे इन्वॉइसेस हैं और इस इन्वॉइसेस का ये डेटा है एंड इस डेटा के अगेंस्ट जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, B2B की ये है, B2C की ये है और HSN की ये है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम जो है अब दूसरे मेथड से इसको अपलोड करना सीखते हैं। दूसरा मेथड आपको कहाँ मिलेगा, आप यूटिलिटी में जाइए, CSV फाइल में जाइए। हमारे केस में कौन कौन सी शीट एप्लीकेबल है वो मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ। देखो B2B वाली शीट हमारे लिए एप्लीकेबल है और हमारे केस में जो एप्लीकेबल है वो B2C स्मॉल वाली है और एक HSN समरी भी है, HSN समरी। ये 3 शीट हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो हम ये 3 शीट यहाँ पर कर लेते हैं डेस्कटॉप पर कॉपी। और ये हमारा जो डेटा है एक्सेल का वो है। सबसे पहले चलते हैं B2B वाली शीट में डेटा एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सारे मेथड आज दिखा दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको डेटा पुट करना है अपना। सबसे पहले आप डालेंगे GST नंबर, तो हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ। अब B2B का डेटा डालना है, तो इसमें B2B मेरा सबसे फर्स्ट शीट के अंदर डेटा मैंने डाला हुआ है B2B का। सबसे पहले मुझे GST नंबर पूछ रहे हैं, तो GST नंबर हम क्या करते हैं, सारे कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट एज वैल्यू करना है। मैं आपको Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे आप एंड यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रहा होगा, वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके करना है आपको। उसके बाद सेकंड आता है रिसीवर का नेम, यानी पार्टी का नेम, क्लाइंट का नाम जो है, इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको भी पेस्ट एज वैल्यू करेंगे, Ctrl+Alt+V। नेक्स्ट इनवॉइस नंबर आप डालेंगे यहाँ पर, दिस इज इनवॉइस नंबर, वी विल कॉपी पेस्ट एज वैल्यू। नेक्स्ट इनवॉइस डेट को आप यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट एज वैल्यू करेंगे इनवॉइस डेट को, तो ये आपकी डेट आ जाएगी। अगर डेट आपकी यहाँ पे सही से नहीं आ रही है तो आप जो सैंपल वाला डेट है उसको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए एंड इस पूरी डेट को नीचे तक ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए इस तरीके से, तो आपकी डेट यहाँ पर ठीक हो जाएगी। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू हमको डालनी है, सो दिस इज़ अवर इनवॉइस वैल्यू। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको भी पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है प्लेस ऑफ सप्लाई की। तो हमारे केस में जो आपको हमारी शीट में मिलेगा वो तो डेस्टिनेशन मिलेगा या स्टेट का नाम मिलेगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से निकालना है उसको सीख लीजिए। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे मास्टर वाली शीट मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, जब बोला था प्लेस ऑफ सप्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। GSTR1 की एक्सेल में जाना है आपको, वर्कबुक जो हमको मिली थी इसमें मास्टर में आप जाएंगे एंड मास्टर में जा कर के आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई मिल जाएगा। इस पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई को कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पर एक नई शीट बनाइए, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हमने डाल दिया है। तो बेसिकली अब हमको करना क्या है ना, देखो मैं बता रहा हूँ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको स्टेट पता है कि हमारा स्टेट कौन सा है, लेकिन स्टेट कोड जो है ना वो स्टेट कोड के साथ में चाहिए हमको। तो कोड के साथ में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी। आप इस पूरे को एक बार दोबारा कॉपी करके एंड यहाँ पेस्ट एज वैल्यू दोबारा कीजिए। अब यहाँ पर आपको डेटा पे जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है। सर डेटा एनालिस्ट का काम करवा रहे हो अब GST रिटर्न फाइलिंग में, थोड़ा ये काम करना पड़ेगा अगर आप अकाउंटेंट और ये सब चीज़ करना चाहते हो। फिक्स्ड विथ पे आपको जाना पड़ेगा, नेक्स्ट करना है आपको और उसके बाद आपको 1 पे और डैश के बाद में एक वो रो ऐड करनी है, नेक्स्ट करना है एंड फिनिश करना है। तो ये तीनों हमारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसको पूरे को Ctrl+X कर दो एंड यहाँ पर ले आओ इसके बाद में। ठीक है, इस स्टेट का ये कोड है,
सिंपल सी एक चीज़ समझो, ये स्टेट का ये कोड है और स्टार्टिंग की 2 ये हम माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। या तो ये मैं आपको ये वाली एक्सेल दे दूंगा तो आप डायरेक्टली इसका इसी से यूज़ कर लीजिएगा। इसमें क्या है ना, आपके लिए क्या ईजी हो जाएगा मैं बताता हूँ। अभी पाइवट टेबल हम लगाएंगे तो जैसे ये स्टेट है, पाइवट टेबल नहीं, वी लुकअप लगाएंगे और ये स्टेट कोड आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया, ठीक है, ये हमारा स्टेट का ये कोड आ गया। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल काम हो गया। यहाँ पे जाइए, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में थोड़ी सी सिरदर्दी होती है। यहाँ पर आप वी लुकअप लगाइए। वी लुकअप में स्टेट हमको पता है जी, ये स्टेट पे हमने माल भेजा, कॉमा लगाइए, अपनी इस वाली शीट में जाइए, यहाँ पर इस पूरी शीट को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको F4 एक बार प्रेस कर दीजिएगा जिससे ये लॉक हो जाए आपके सारे पूरी टेबल। कॉमा प्रेस कीजिए, नंबर 2 में हमारा डेटा है, कॉमा प्रेस कीजिए, 0 प्रेस करना है आपको। अब ये थोड़ी एक्सेल की टेक्निकल चीज़ें आ गई। देखो हमारा कोड आ गया, ड्रैग ड्रॉप कर दो। सर एक एक देख के कर लेते हैं हम। भाई अभी डेटा खाली 26 इन्वॉइसेस है, अगर 26,000 इन्वॉइसेस होते तो आप एक एक देख के थोड़ी करते हैं, फिर आपको ऐसे ही तो निकालना पड़ता है जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो ये डेटा थोड़ा सा कम है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि सर ये काम तो बहुत टेक्निकल बता रहे हो। जब ये 26 की जगह 2600 या 26,000 इन्वॉइसेस होंगे ना, तब आपको ये काम बहुत ईजी लगेगा कि भाई ये काम बहुत ईजी है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। अब प्लेस ऑफ सप्लाई को कॉपी करो और जो अपनी शीट जहाँ पर हम डाल रहे थे यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर दो, लीजिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स चार्ज में तो ये नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर नो करेंगे, नो नो एन करना है आपको, एन का मतलब है नो। एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स, यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना। इनवॉइस टाइप रेगुलर B2B है, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब हम ऑनलाइन कर रहे थे ये काम। रेगुलर B2B को ड्रैग ड्रॉप कर लो। ड्रैग ड्रॉप करने के लिए सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस कर सकते हो आप। ई कॉमर्स GST में आपको कुछ नहीं डालना। रेट हमारा 18% है, 18 ही होगा, हाँ 18% है, तो इसको भी ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं 18% को। 18% के बाद में टैक्सेबल वैल्यू हमको यहाँ डालनी है। सो दिस इज़ अवर टैक्सेबल वैल्यू। इसको पूरा कॉपी करके एंड इसको यहाँ पेस्ट एज वैल्यू करना है। आपको सारी चीज़ें पेस्ट एज वैल्यू करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंट्रोल V प्रेस बिल्कुल मत करना, कंट्रोल ऑल्ट V करना, वैल्यू पे जाना, फिर ओके करना। सेस हमारे केस में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की जितनी भी रो है इसको आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से लेकर ये सैम्पल डेटा था ना, सैम्पल डेटा को आप कंट्रोल माइनस कर दीजिए तो सैम्पल डेटा डिलीट हो जाएगा एंड B2B का सारा डेटा आ गया। सर ये ऑनलाइन डाल लेते सही रहता। भाई 26 इन्वॉइस इसलिए ईजी लग रहा होगा, जब इन्वॉइस नंबर ये बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इसी तरीके से काम करना होता है अपने को, ठीक है। इसको अपन सेव कर देंगे एंड सेव करने के बाद में ये B2B अपना सेव हो गया, इसको अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलिए B2B के बाद अब चलते हैं B2C का जो हमारा डेटा है। B2C का डेटा को एक बार पुट कर लेते हैं। सो B2C के डेटा में आप जाएंगे एंड B2C डेटा में हम यहाँ अपनी ये वाली यूटिलिटी भी ओपन करेंगे। इसमें भी सैम्पल डेटा आपको मिलेगा। यहाँ कैसे डेटा फिल करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले OE सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमको यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। वी लुकअप की हेल्प से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। कर्नाटका हमको डेस्टिनेशन पता है, कॉमा इस शीट में जाएंगे एंड यहाँ पर पूरा इसको हम F4 करेंगे, टेबल सेलेक्ट करके, कॉमा 2, कॉमा 0, तो हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए आप। उसके बाद रेट हमारा 18%, 18% हमारा रेट आ जाएगा यहाँ पर, और ये OE हमारा आ जाएगा, एप्लीकेबल रेट ये, और टैक्सेबल वैल्यू आपकी आ जाएगी। कितनी आएगी टैक्सेबल वैल्यू बताइए। टैक्सेबल वैल्यू ये रही, कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यू। बाकी फिर सैम्पल डेटा और कुछ आपको नहीं डालना, सैम्पल डेटा डिलीट कर दीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार सम करके चेक कर लेते हैं ये सारी फिगर्स अपनी ठीक है या नहीं है। ये सारी फिगर ठीक है, ओके सर, परफेक्ट, ये हो गया। लास्ट बचता है HSN वाला, तो HSN की जो डिटेल है वो भी हम HSN वाले में डाल देते हैं। HSN की जो शीट है इसको ओपन करेंगे, आप HSN कोड डालेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा HSN कोड है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देन डिस्क्रिप्शन में आपका मोबाइल एसेसरीज़ आ जाएगा, तो मोबाइल एसेसरीज़ यहाँ पर डाल देते हैं।
क्वांटिटी में नंबर्स आएगा तो ये नंबर ऊपर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और टोटल क्वांटिटी 152 है। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, इनवॉइस वैल्यू जो है वो आपकी टोटल वैल्यू रहती है, वो आप डाल दीजिए। टैक्सेबल वैल्यू हमारी ये है, एंड IGST, CGST और SGST, IGST, CGST, SGST डाल देंगे। ये डेटा हमने अपनी शीट्स में डाल दिया। उसके बाद जाएंगे आप यूटिलिटी के अंदर। ये वाली जो यूटिलिटी है, इंपोर्ट फाइल में आप जाएंगे। अगर टैली से कर रहे हो तो इंपोर्ट एक्सेल करके टैली वाला डेटा इंपोर्ट कर लो। अदरवाइज अगर जो CSV फाइल से कर रहे हो आप एक्सेल वाले मेथड से, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले B2B की वाली शीट, इंपोर्ट CSV पे क्लिक कीजिए, B2B वाली शीट को सेलेक्ट कीजिए, इसको यस कीजिए। यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता, कोई एरर आती है तो उस एरर को ठीक करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे टेबल 7 में B2C स्मॉल। ये मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ B2C स्मॉल आ रहा है, बट पोर्टल पे ये था B2C अदर्स। इंपोर्ट CSV पे क्लिक करो, यहाँ पर B2C S वाली फाइल अपलोड करो तो ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद एक HSN वाली फाइल है, वो भी अपलोड कर लेते हैं। सो HSN वाली फाइल, ये टेबल नंबर 12, इंपोर्ट CSV एंड HSN को यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं। यस करेंगे, सक्सेसफुली ये भी हमारी यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। व्यू समरी पर जाएंगे, तीनों डेटा हमारा आ गया है। इस डेटा को एक बार मैच कर लेते हैं कि B2B और B2C का सारा डेटा हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक सेकंड, ये हमारा डेटा है। राइट, सो ये B2B का डेटा है। B2B के डेटा को एक बार मैच करते हैं। 1466.10 का आ रहा है, तो ये मैच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। B2C का अगर देखें तो यहाँ IGST 24,021, ये रहा देखिए, एंड CGST 1762.29, ये एग्जैक्टली मैच है। और टोटल HSN है, HSN को भी एक बार मैच कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 25487.66 और 1762, इन दोनों का ऐड करके भी, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका ये मैच हो जाएगा, बिकॉज सारी डिटेल्स हमने यहाँ डाल दी हैं। इन दोनों का ये ऐड होगा और इन दोनों का ये आएगा, ठीक है। सो हमने B2B का डेटा यहाँ एंटर कर दिया, B2C का एंटर कर दिया, HSN वाइज समरी यहाँ पर अपलोड कर दी। जनरेट फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी JSON फाइल बन जाएगी। इसको आप सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पे हमारी ये फाइल सेव हो जाएगी। ये हमारी JSON सेव हो गई है। उसके बाद जाना है आपको GST पोर्टल पर, लॉगिन करना है सबसे पहले। नाउ लॉगिन करने के बाद में रिटर्न डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, एंड रिटर्न डैशबोर्ड में आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। सो मार्च 24 की रिटर्न मैं आपको अपलोड करके अभी दिखा रहा हूँ, एंड ऑफलाइन मेथड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाले मेथड में तो सिंपली आप ऑनलाइन डेटा डाल लो, सेव कर लो, हो जाएगा। तो ये मेरा ऑनलाइन डेटा पहले डला हुआ है, मैं इसको एक बार रीसेट करता हूँ वरना वो मिसमैच हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं। रीसेट बटन से आपने जो भी डेटा यहाँ डाला होता है वो रीसेट हो जाता है। इसको अब आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखो सब ज़ीरो हो गया, सारी डेटा रीसेट हो गया। अब हम जाएंगे बैक एंड मार्च मंथ में अब जाएंगे एंड आप अपलोड करेंगे प्रिपेयर ऑफलाइन वाले मेथड से। यहाँ पे आपको चूज़ फाइल, जो फाइल हमारी ये वाली है, JSON वाली फाइल बनी थी, वेयर इज़ दैट फाइल, ये JSON लिखा भी हुआ है इस पर, इसको आप अपलोड कर दीजिए। इन प्रोग्रेस आएगा, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो कुछ एरर है तो एरर शो करेगा, देखो प्रोसेस्ड विद एरर आ गया। तो यहाँ पर आप जनरेट कीजिए एरर रिपोर्ट, एरर रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो थोड़ी देर में आपकी एरर रिपोर्ट यहाँ से आ जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार एरर रिपोर्ट जनरेट होने देते हैं, फिर मैं आपको एरर को कैसे रिजॉल्व करना है वो सिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर फाइलिंग की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमारी एरर रिपोर्ट आ गई है गाइस। अगर आपका प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर ना। एरर आया है तो मैं आपको एरर रिपोर्ट डाउनलोड करना ये प्रोसेस भी बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे एक बार फाइल को, तो ये एरर रिपोर्ट हमारी आ गई है। एरर रिपोर्ट को अपने को अब अपलोड करना है इस यूटिलिटी के अंदर। इस यूटिलिटी में जाइए, ये यूटिलिटी है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पर जाइए और बैक जाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल दिख रहा होगा आपको, इस पर ओपन पे क्लिक कीजिए। जो एरर फाइल आपने डाउनलोड की है रिटर्न्स के अंदर, एक सेकंड, रिटर्न ये वाली, इसको आप ओपन कीजिए एंड यहाँ पे नो कीजिए, यहाँ पे नो कीजिए, यहाँ पे नो करेंगे हम एंड प्रोसीड करेंगे
एंड यस कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपको एरर दिखा देगा, आइटम एडेड और विद अ ज़ीरो वैल्यू। देखो क्या एरर हुई थी, मैं बता देता हूँ आपको एरर क्या थी हमारी जो कि उसमें शो हुई थी। एरर दिखा देता हूँ। देखो ये वाला दिख रहा है आपको, एक इनवॉइस है 2817 इनवॉइस नंबर, इसमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, मतलब कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं है। तो वो एरर इसने हमको यहाँ पर शो किया है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, उस एरर को ठीक कर लेते हैं। तो देखो B2B वाले के अंदर वो एरर थी बेसिकली, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक कर्नाटका का ये रहा वो इनवॉइस, ये देखिए इसमें टैक्स इनवॉइस वैल्यू 0 आ रही है, टैक्सेबल वैल्यू 0 आ रही है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल सेव कर देते हैं, ठीक है। सो इससे आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे वो एरर ठीक करनी है आपको। और ये जो पुरानी जेसॉन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी अपने को अपलोड करते टाइम पे। सो एरर ठीक करने के बाद में अब दोबारा से आप यूटिलिटी पे जाइए, GSTR1 और GSTIN सेलेक्ट करेंगे हम अपना, एक बार GSTIN ये रहा, ये डिटेल डाल देते हैं, फाइनेंशियल ईयर मार्च, इसको नो सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, ये भी नो रहेगा। प्रोसीड पे जाना है, यस करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिएगा कर्नाटका वाला 0 वैल्यू वाला इनवॉइस तो नहीं आ रहा कहीं दोबारा से, या इसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर लेते हैं। इस डेटा को एक बार सारा डेटा डिलीट कर दो एंड उसके बाद इंपोर्ट फाइल पे जाओ, B2B पे आओ, इंपोर्ट CSV दोबारा से इंपोर्ट करेंगे। अब ये वाली फाइल हमने करेक्ट वाली फाइल, इसमें से कर्नाटका वाला वो डिलीट कर दिया। देखो कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा लेकिन पोर्टल पे अपलोड करते टाइम वो एरर दिखा देता है। टेबल 7 को इंपोर्ट करेंगे, टेबल नंबर 7 ये थी, ये भी सक्सेसफुल हो गई है। एंड लास्टली अपन HSN वाला इंपोर्ट करेंगे, HSN वाइज, अच्छा हमने गलत शीट अपलोड कर दी, एक सेकंड। HSN वाइज ये है, इंपोर्ट CSV HSN, परफेक्ट, अपलोड हो गया, तीनों सक्सेसफुल हो गए। व्यू समरी पे जाओ, टोटल हमने मैच कर लिया था, वही सेम टोटल है। जनरेट फाइल पे करो एंड इसको सेव कर लो। तो ये नई वाली जेसॉन हमने सेव कर ली। अब जाएंगे GST पोर्टल के ऊपर, बैक टू रिटर्न फाइलिंग पे जाएंगे, मार्च पे दोबारा से अपने को सर्च करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं, देखो इन्वॉइसेस इसने ले लिए हैं सारे जो हमने अपलोड किए थे, तो इसको एक बार मैं क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ। ये आपको रीसेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो डुप्लीकेट इन्वॉइसेस हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब ये 0 हो गया। अब बैक जाइए, बेसिकली एरर जो थी वो एक स्टेटमेंट थी कर्नाटका वाले इनवॉइस में जहाँ पर 0 था और वो हमने वहाँ पर अपलोड कर दिया था। अब यहाँ पे जाइए, प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर चूज़ फाइल आपको करनी पड़ेगी। ये जेसॉन हमने बनाई है, इसको आप अपलोड करेंगे, इन प्रोग्रेस है, रिफ्रेश कर दीजिए तो प्रोसेस हो चुकी है, देखिए, ठीक है। तो आपको एरर वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, एरर के केस में कैसे आपको काम करना है। प्रोसेस हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप को करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपका काम हो गया है। यहाँ जाइए एंड B2B में आपके 24 इन्वॉइसेस आ गए हैं। एक बार इसको मैच कर लीजिए, यहाँ पे डिलीट ये हमारे 25 होने चाहिए, फिर यहाँ देखो 25 है, कर्नाटका वाला डिलीट होगा तो 24 हो जाएंगे। टोटल 24 इन्वॉइसेस ही हैं। 6 रिकॉर्ड B2C के अंदर है। B2C के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 6 रिकॉर्ड्स हैं। HSN वाइज समरी आपकी आ गई। उसके बाद आप जनरेट समरी पे क्लिक कर लीजिए तो आपकी समरी यहाँ से जनरेट हो जाएगी R1 की। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कीजिए, आपका डेटा आ जाएगा, इस डेटा को मैच कर लीजिए। B2B का डेटा आ गया आपका 8145.23, इस पूरे डेटा को मैच कीजिए 8145.23 और 1466.10 1466.10, ये आपको रिसिपेंट वाइज समरी भी दिखा देगा। नीचे आप जाएंगे B2C को भी एक बार मैच करेंगे हम, और B2C में 1,53,033.87, 240,214.52, 1762.29 बिल्कुल मैच है, एग्जैक्टली मैच है। एंड सारी चीज़ें आप एक बार मैच कर लीजिए। HSN वाइज भी मैच कर लीजिए, HSN वाइज ये आ गया, इसको HSN से मैच कर लीजिए 161,179.10, 25487, 1762.29, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी ये आ जाएगी और ये आपका पेमेंट करना है। इसके बाद आप डाउनलोड समरी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फाइल स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आप स्टेटमेंट जो है यहाँ से फाइल करेंगे। OTP आएगा, OTP की हेल्प से इसको फाइल कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन आता है सर R1 तो फाइल सीख गए,
3B फाइलिंग भी सिखाओ। देखो 3B फाइल करना बहुत सिंपल है, 3B का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ नहीं करना। 14th को आपकी जनरेट होगी GSTR 2B, उसके बाद में आप GSTR 3B के अंदर जाएंगे एंड GSTR 3B में डेटा सारा चेक कीजिए एंड उसको फाइल कर दीजिए। GSTR 3B फाइल करना बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम होता है, उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। R1 फाइल करने में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिकॉज ऑफलाइन तरीके से कैसे फाइल करना है, एरर आती है तो एरर कैसे ठीक करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं ऑलरेडी। टैली से कैसे काम होगा, टैली से कैसे एक्सपोर्ट करके करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इतनी डिटेल वीडियो मुझे नहीं लगता आपको किसी पेड वर्कशॉप में भी जो है इतना डिटेल में समझाते होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिनटेक्स प्रो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई आपकी क्वेरी अभी भी रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो लाइक कर देना। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।